जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो अब आप उसको किस तरीके से वेलकम करते हैं। आपने उसको दावत पे बुलाया तो अब उसके लिए आपने सैलेड को अच्छे तरीके से सजाना है, चटनियों को अच्छे से प्रेजेंट, हमेशा हर चीज़ के लिए लिबास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कहीं जाना है या आपके घर किसी ने आना है तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका लिबास और आपकी जो ओवरऑल प्रेजेंट। ये कहते हैं कि ये जो खाने का एक तरीका है ना, आपका ईटिंग मैनर्स जो है, ये एक इंसान को एवरेज से जो है ना आउट। आपके सामने डिश पड़ी है ना, आप उसको कहोगे हाँ लाओ ये इधर दे दो, चलो फिर ये उधर रख लो। किसी से कोई ताल्लुक बनाना चाहते हैं ना, चाहे वो बिजनेस हो चाहे कोई रिलेशनशिप हो, उनके साथ खाना खा के देखें। जब आप किसी के साथ बात करें तो 50% आपने उसकी तरफ देखना है, मतलब उसकी आंखों में 50% देखना है। और जब आप उसको सुन रहे हैं तो फुल बॉडी लैंग्वेज आपकी उसका साथ देनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। अच्छा, इससे पहले तो आप लोगों को पता है ना कि हमारी कितनी प्रेजेंटेशंस हो चुकी हुई हैं। पहले 3 हो चुकी हुई हैं और उसमें जो हमने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हमेशा हर चीज़ के लिए लिबास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कहीं जाना है या आपके घर किसी ने आना है तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका लिबास और आपकी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में चलो लेट्स से अभी थोड़ी कॉमन सी बात करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली हम करेंगे। कॉमन की बात अगर की जाए तो मेरे ख्याल में कि जब आपके घर कोई आ रहा होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ वुमेन। आगे इंशाल्लाह आप लोगों ने प्रोफेशनल भी होना है और आप लोग ज़ाहिर है कि आप लोगों को घर भी चलाना होगा बतौर बेटी, बतौर वाइफ, बतौर मदर। आप लोगों ने इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे से टाइम गुजारना है। तो ये जो आपको हमने सिखाया है ना, ये हम चाहते हैं कि आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतना ही लेकर आएँ। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने हर चीज़ में ओवरऑल उसकी जो मैनेजमेंट है ना उसको देखना है। जैसे अगर लेट्स से आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो ये कोई एहसान नहीं हो आपके सर पे हो रहा, ना आप किसी के सर के ऊपर कोई एहसान कर रहे हो कि कोई आ रहा है तो जी अब पता नहीं वो आएगा तो अब आपने उसको बताना है आपने उसकी वजह से बहुत काम किया है और अब आप इतना थक गए कि अब आपसे हिला भी नहीं जा रहा। तो ये वाला जो जेस्चर होता है ना, ये बड़ा पुअर जेस्चर होता है और आई एम सॉरी, ये बहुत क्या मैं कहूँ इसको, पैथेटिक किस्म का ये जो है ना जेस्चर होता है कि एक तो किसी को मोहब्बत से घर में इनवाइट कर लिया, चलो मोहब्बत से नहीं किया लेकिन अगर आपको करना पड़ गया, फॉर्मली आपने कर लिया, लेकिन अब उसके बाद आप उसको शो करो कि जी मैं तो बहुत थक गया हूँ, ठीक है मेरे से तो नहीं काम हो रहा, या फिर अब वो आया आप शो करना आपने बड़ा काम किया है। और ये कैसे पता चलता है, ये आपकी हुलिये से पता चलता है ना। आपको देखकर कोई ये जज करता है ना कि आपने कितना वेलकमिंग आप थे, कितने ओवरवेलमिंग थे, आपने कितना किस तरीके से अगले को वेलकम किया है। सो एक बात हमेशा याद रखना, एक अच्छी औरत ना वही है जिसके अंदर तरबियत और तहजीब झलक रही हो। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अपनी माँ से कुछ सीख कर आए, कुछ चीज़ें आपकी चॉइसेस की भी होती हैं। क्या पता है आपकी मदर की क्या सिचुएशन रही होगी, वो एक प्रोफेशनल वुमन होंगी या आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते होंगे, सो मैनी अदर थिंग्स मतलब उन्होंने किस तरह एडजस्ट किया होगा, वो उनको आप छोड़ दें। अगर तो आपने अपने घर से सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तो आपने अपनी वालदा को मेहमान नवाजी और लोगों की तीमारदारी और इस तरह से करते हुए देखा है, फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। फिर तो वो समझे कि आपके खून में आ गया, आपकी रगों में वो खून दौड़ रहा है, आपने वो करना ही करना है क्योंकि आपकी आंख बड़ी हुई है, आप उसमें पलते बढ़ते रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अब आप पले बढ़े हैं, आपने वो सारा देखा है अपनी माँ को, तो ये तो आपने अम्मा से सीखा है ना, तो वो अब आपके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तो आपकी तरबियत में है। लेकिन अब इन केस आपकी तरबियत में नहीं है, कुछ बच्चे हॉस्टलाइट होते हैं, उन्होंने अपना ज़्यादा वक्त जो है हॉस्टल्स में गुजारा होता है, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी लाइफ अब्रॉड में गुजारी होती है, वो घर के कल्चर से बहुत दूर रहे होते हैं, तो वो मेंटली तौर पे उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते जैसे एक आम घर में रहने वाली बच्ची जो पढ़ भी रही होती है और घर का कल्चर भी समझ रही होती है। सो आपकी सिचुएशन वहाँ पर आकर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सो क्या है कि अब तो आपने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, चलानी है, आप औरत हैं, आपके घर का जो कल्चर है ना, हर घर का एक कल्चर होता है। कल्चर कभी भी किसी मुल्क का, किसी शहर का नहीं होता। मेरा मानना है कल्चर आपके घर का होता है, तहजीब आपके घर की होती है, आप वहाँ से सीखते हैं और अपने घर का कल्चर आपने बनाना है, क्योंकि माँ के पास से तो अब आप निकल आए हैं, अब अपने माँ बनना है, ठीक है। अब आपने चाची, मामी, ताई, सो मैनी रिलेशंस वी हैव, तो अब आपने कल्चर ग्रो करना है अपने घर का। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो अब आप उसको किस तरीके से वेलकम करते हैं। एक तो चेहरे से लगना नहीं चाहिए। पहले तो देखो ना, हर कोई अपने घर में खा के बैठता है, सबसे पहले ना उसके खाने का इत्मीनान अच्छा होना चाहिए। कितनी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर आप किसी के घर मेहमान जाएं तो आप चाहेंगे कि आपको इतना वेलकमिंग किया जाए, आपको इतना वेलकम किया जाए, इतनी डिशेस होनी चाहिए मिनिमम। आपका ख्याल है कितनी डिशेस होंगी तो आपको लगेगा कि हाँ हम
कहीं पे बहुत ज़्यादा वेलकम किए गए और हमारे बारे में हमारे लिए इत्तेमाम किया गया। सो मेरा ख्याल है कि 3 से 4 डिशेस होंगी एटलीस्ट, क्योंकि 2 डिशेस तो घर में बन ही जाती हैं। सो अगर आप कहीं जा रहे हैं या कोई आपके घर आ रहा है तो आपने क्या करना है, चले मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप 10-12 डिशेस बना लें, मैं कहूँगी क्वालिटी आप देखें, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो आपने चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है। या अब ये देखो मैंने वर्ड यूज़ के इंट्रोड्यूस कर, अपनी कुछ स्पेशलिटी बनाओ उसके लिए। आप ये देखो आपके घर को फर्स्ट टाइम आ रहा है या चलो आपने उसको दावत पे बुलाया, तो अब उसके लिए आपने सैलड को अच्छे तरीके से सजाना है, चटनियों को अच्छे से प्रेजेंट करना है। कोशिश करिए जो आपकी साइड थिंग्स होती है ना, जैसे आपके स्टार्टर्स होते हैं या आपके सैलड्स होते हैं, आपके जो चटनियाँ अचार होते हैं, इनको प्रेजेंट करने का भी ना एक तरीका होता है। सो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि प्रेजेंटेशन कैसी होगी। सो आपने अपना अच्छा सा कोई अपना सेट निकालें, डाइनिंग टेबल पे रखें, आपने जहाँ पे भी उसको प्रेजेंट करना है, थोड़े फूल लगाएं, थोड़े डेकोरेशन करें, गूगल से हेल्प लिया करें। गूगल आपको बहुत सिखाता है, अब तो आपके एआई ने कमाल कर दिया, आप कुछ भी पूछे वो आपको सब कुछ बता देता है। तो अब आप देखें कि आपने उनको वेलकम कैसे करना है। यहाँ पे हो गया, अब आपने खाना डिसाइड करना है। अच्छा खाना क्या होगा, कितनी डिशेस होंगी, कम से कम 3 से 4 डिशेस होंगी उनको वेलकम करने के लिए। 1 से 2 तरह के सैलड्स होंगे। चटनियाँ तो आपको पता है, चटनियाँ अचार घर में नॉर्मली भी होती हैं। अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करें। अब उसके बाद बारी आती है आपकी अपनी, कि अब आपने लेथार्जिक शो नहीं करना। तो ये हमने किस में पढ़ा था, सेकंड वाले हमारा जो था कि एक तो आपकी ओवरऑल लुक में आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, और उसके बाद फिर अब आपने कपड़े कैसे पहनने हैं। पहला था हमारा उसका कपड़ों का, दूसरा था हमारा बॉडी लैंग्वेज का आई थिंक, और तीसरा हमारा मेकओवर का था। कि अब लेट्स से ये आपका हो गया, आपने अच्छे तरीके से उनको इनवाइट कर लिया, अब खाना बन गया, प्रेजेंटेशन हो गई। अब उसके बाद बारी आती है कि अब आपने खुद क्या पहनना है। अब आप खुद अच्छे से फ्रेश कलर पहनना है, प्रिंटेड सूट हो जाए बेशक, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सिचुएशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए। सिचुएशनल ड्रेसिंग में मैं आप लोगों को कहती हूँ कि यार उसमें आप अच्छे कलर्स पहने, लेकिन प्रोफेशनली जो है ना आप देखें कि वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, वहाँ पे यू विल हैव टू लुक मतलब लाइक थोड़ा सीरियस। उसमें आपके कलर्स, आपके कपड़े सोबर होने चाहिए, आपका ड्रेस अटायर बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन की है ना, अब आपको प्रेजेंटेशन उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक कि आप खुद अच्छे नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं होगा कि खुद आपका बुरा हाल है और आपने प्रेजेंटेशन अच्छी की हुई है। कि इससे 2 तरह के जो है ना मैसेजेस मिलेंगे। एक, अगर हम कहीं गए हुए हैं और हम किसी को देखते हैं तो हमें बुरा लगेगा कि यार इतना बेचारे को काम करना पड़ा है। आपको एक सॉफ्ट हार्टेड है, हमें फील होगा, बुरा लगेगा अगले के लिए कि वो कितना उसके लिए बर्डन हो गया ना। दूसरा, हमें ये लगेगा कि यार शायद हम बोझ बन गए उसके लिए और उसको इतना काम करना पड़ा। अब दूसरी साइड पे आप देखें कि अगर आपके घर कोई आया है तो फिर अब आपको भी बुरा लगेगा, आप उस तरीके से ना उसको वेलकम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग तैयार होते हैं ना, हमारी एक वाइब आती है, उस वाइब से ही हमारा जेस्चर चेंज होता है, हमारी लुक्स चेंज होती हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है। अब जब अच्छे से ड्रेसअप ही नहीं हो, थके हुए हो, चला नहीं जा रहा, चाल भी फुल ख़राब है, एक तो पागलों की तरह ना किचन में नहीं लग जाना, थोड़ा ना अपने आप को ब्रेक देनी। और ये नहीं करना कि आज मैं किचन में खाने पका रही हूँ ना तो बस अब आज साथ में मैं खुद तो नहीं कुछ खाऊंगी। योर बॉडी नीड्स अटेंशन, एनर्जी एज वेल। तो अब आपको साथ साथ खुद भी तो कुछ खाना पीना है ना, उससे आपको एनर्जी आएगी। फिर आप उसमें कुछ ऐसे कर सकते हो, अपने किचन में सीट रखो, बैठो, वहाँ पे आप कटिंग शटिंग कर लो, ताकि आप ज़्यादा थको ना। ठीक है, हमारी आदत होती है हम सारा काम खड़े होकर करते हैं, एंड में हमारी इतनी हरकत नहीं रह जाती कि हम हिल भी सकें। मेहमान आते हैं, हम कहते हैं कोई उठ के खुद ही पानी ले ले प्लीज़, कोई खुद प्लेट पकड़ ले। तो ये वाली चीज़ है ना, सॉरी, ये अच्छी नहीं लगती हमें। अच्छा वो लगता है कि हम बहुत वेलकमिंग हो जाएं, वालेकुम अस्सलाम, कि जब हमारे घर कोई गेस्ट आए ना तो हम उठकर, खाना तो हमने लगा दी है, अब हम उसको कहीं वेलकम करें, आओ भाई डालो ये लो। और हमेशा कोशिश करें अपनी स्पेशलिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं उनको खाने में, उनको पता चले कि आपने एक बड़े दिल से खाना बनाया, जो आपकी सबसे अच्छी डिश है, या जो उनके लिए आपको लगता है कुछ न्यू है। तो 2 डिशेस ऐसी बना लें जो वो लोग शौक से खाते हैं और कॉमन हर बंदा खा लेता है, लेकिन एक आधी डिश ऐसी ज़रूर बनाएं जिससे लगे कि आपने कुछ स्पेशल किया है। और बाकी मैंने आपको बताया कि आपकी सैलड की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, चटनी की, अचार की, उससे लगता है आपने बड़े दिल से काम किया। फिर कोई एक आधा अच्छा ड्रिंक भी बना लें, पानी भी अच्छे तरीके से सर्व करें। तो कोशिश करें जब आपके घर कोई आए, सबसे पहले तो आप उसको ना ड्रिंक में, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक में या कोई पानी ही चाहे सर्व कर दें। अगला आया है थोड़ी देर के लिए, और उतनी देर में अब आप अपना खाना सर्व कर लें और देन आप उनको इन्वाइट करें कि आ जाएँ। तो इस तरह से आप बन जाएंगे होस्ट।
आप हैं होस्ट और अब होस्ट ने करना है अपने घर का कल्चर चलाना है, कल्चर बनाना है, क्योंकि कल को आपके घर के जो बच्चे हैं ना, जैसे आपकी नीसेस हैं, आपके नेफ्यूज़ हैं, वो आपसे बहुत सीख रहे होते हैं, उनको पता होता है। सो ये होती है आपकी सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स। तो ये सोशल वैल्यू कौन बनाती है? एक औरत बनाती है। सो यहाँ से ना हमारी ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है, और इसके बाद अब मैं आपको जो बताती हूँ प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेरी जो है ना, टेबल एटिकेट, ईट स्मार्ट, स्पीक स्मार्ट, इसमें मैं दोनों चीज़ों को लेकर चलूँगी बेटा, जिसमें हम एक तो ये करेंगे ना कि हम ईट स्मार्ट एंड स्पीक स्मार्ट, बोलना कैसे है, कम्युनिकेशन, खाना कैसे है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टच करेंगे इसको एज ए प्रोफेशनल, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी सोशली भी इसको थोड़ा सा लेके चलूँ, बट हम यहाँ पे चूँकि एक प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, सोशल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आए, तो मेरा ज़्यादा एम्फोसिस जो है ना वो प्रोफेशनल लाइफ पे है। सो अगर आपको कभी कभार अपने फॉर्मल लोगों का खाना करना पड़ जाए, तो आप उसमें एज ए होस्ट कैसे करेंगे और एज ए गेस्ट आपने क्या करना है। अच्छा जी, साइकोलॉजी कहती है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, इज़ द इवेंट व्हेन वन पर्सन फर्स्ट एनकाउंटर्स अनदर पर्सन, eat together and speak to each other and forms a mental image of that person। ये कहता है कि एक फर्स्ट, साइकोलॉजी कहती है कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन किसी के जहन में बिल्ड होता है ना, वो इसी तरह होता है कि जब आप उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ बात करते हैं। समटाइम्स आपको पता है, अब आप जब खैर से प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो आप लोग देखोगे प्रोफेशनल लाइफ में भी ना हमारे ये हो रहा होता है कि आप समटाइम्स किसी से बहुत फर्स्ट टाइम मिलते हो और वो आपको कहते हैं जी आप ऐसा करें कि चाय पे मिलते हैं या खाने पे मीटिंग बुला लेते हैं। अब वहाँ पर आपको वैल्यूएट किया जाता है, अब आप वहाँ पे क्या इंप्रेशन लीव करके आते हैं, ये इट्स ऑल अप टू यू। और बहुत सारे लोग खाने और चाय पे आपको इसलिए बुलाते हैं कि सॉफ्ट कम्युनिकेशन भी हो जाएगी, एक इनफॉर्मल सा फॉर्मल सा जो गैप है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, एक्सेप्टेंस भी देख लें कि करनी है नहीं करनी। तो बड़ी रीज़न्स होती हैं आपको खाने पे बुलाने की। सो आपने बड़े ध्यान से और बड़े एतमाद के साथ इन चीज़ों को ना आगे लेके चलना है, उसका इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, इम्प्रेशन जो है ना, वाई इट मैटर्स, इसकी बात करते हैं। बिकॉज यू लीव योर इम्प्रेशन एट द टेबल, ऐसा ही है। लेट्स थिंक अबाउट इट कि नहीं, हम वी आर नॉट मीटिंग देम फर्स्ट टाइम, हम उनसे बार बार मिल रहे हैं, कई बार मिल रहे हैं, लेकिन जितनी बार मिल रहे हैं और जितनी बार उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं ना, तो अपनी कदर बता रहे हैं, अपनी सोशल वैल्यूज़, अपनी फैमिली बता रहे हैं। बिजनेस डील्स हो जाए, इंटरव्यूज़ हो जाए, नेटवर्किंग, अक्सर ये चीज़ें हैपन होती हैं ऐसी ही मीटिंग्स में। टेबल मीटिंग्स होती हैं आपकी, आप बहुत सारी मुलाकातें आप इस तरह से करते हैं। गुड मैनर्स इज़ इक्वल टू रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या है ये? कहते हैं कि आपके जो अच्छे मैनर्स हैं ना, साइकोलॉजी कहती है कि आप कितना लोगों को इज्जत देते हैं एज अ गेस्ट और एज अ होस्ट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट बोथ साइड। तो आप दूसरों को इज्जत कितनी देते हैं, अगर आप होस्ट हैं तब भी पता चलेगा, अगर आप गेस्ट हैं तब भी पता चलेगा। ठीक है, प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, तो ये क्या हो गई, आपकी सोशल वैल्यूज़ हो गई, आपकी तरबियत हो गई है। सो ये जो तरबियत है ना, दिस इज़ इक्वल टू गुड मैनर्स। इट्स अ स्किल दैट सेपरेट्स एवरेज फ्रॉम आउटस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स देखिए, हर बंदा एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है। हमें पैदा होते साथ ही सोने का चम्मच तो नहीं मिल जाता, हमारी अपनी एक वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं। हम सब सफ़ेद पोश और बड़े मीडियोकर से और बड़े अच्छी फैमिली से बिलोंग करते, पढ़े लिखे लोग हैं। हम बहुत ज़्यादा रईस लोग नहीं हैं कि जिनको कोई वैल्यू ही नहीं है, ना पैसे की ना दूसरे की इज्जत की, जिन्होंने बस, जिनके लिए पैसा जो है वो हाथ की मैल है और पाँव की धूल है। हम वो माइंडसेट नहीं है, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं और वो हमने बताना है अपने जेस्चर से, अपने ईटिंग मैनर से, अपने फिजिकल अपीयरेंस से। ऐसा ही है। तो अब क्या है, ये कहते हैं कि ये जो खाने का एक तरीका है ना आपका, ईटिंग मैनर्स जो हैं, ये एक इंसान को एवरेज से जो है ना आउटस्टैंडिंग बताता है। देखने और खाने वाले को, आपके साथ बैठने वाले को ये पता ही नहीं चलता आपकी बैकग्राउंड क्या है। आप अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहे हैं खाना खाते हुए, तो दैट शोज यू आर वेरी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। आप जैसा तो कोई है ही नहीं। यू नेवर नो आप कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से कस्बे से रखते हैं, बस वहाँ ये पता चलेगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से अदारे से सीख कर आए हैं। ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ये आपके बारे में बताएंगे। राइट, यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? आप लोग इत्तेफाक करते हो मेरी इन बातों से? ओके। अच्छा, अब बिफोर यू सिट,
सबसे पहले हो गया कि आपने कपड़े पहन लिए, सब कुछ ये हम पढ़ चुके हैं, आपकी ड्रेसिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपके जेस्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज में आपको सिखा चुकी हुई हूँ। लेकिन अब कम्युनिकेशन की बात हो रही है, अब आप बैठते कैसे हैं। बैठने से पहले कहते हैं कि आप ना सबसे पहले तो अपनी जो टोन है ना उसको सेट करें। आप कहीं पे गए हैं, आप यू आर इन्वाइटेड समवेयर, तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि 5 मिनट पहले जाएं। 5 मिनट पहले इज़ ऑन टाइम इन डाइनिंग, ठीक है। साइलेंस योर फोन, अपने मोबाइल को साइलेंट पे लगा दें। फेस डाउन और अवे, अपना सर थोड़ा सा झुका हुआ रखें, इसे तन के नहीं आपने रखना। ये हमने बॉडी लैंग्वेज में भी पढ़ा था कि अकड़ जो है ना, वो गरूर जो है ना, वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दरख्त को ही खड़ा रहने दें, आप पत्ते बन जाएं। और कहते हैं कि हमेशा झुके हुए टहनी को ही फल लगता है। तो आपने अगर कुछ बनना, कुछ करना है तो झुकाव आपकी पर्सनालिटी में होना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाएं, मैंने आपको बॉडी पोस्चर में ये सिखाया भी नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ एक आपकी ना तरबियत और तबीयत में झुकाव होता है, जो आपके खड़े होने से, बैठने से पता चलता है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को। तो थोड़ा सा अपना आपने फेस को थोड़ा सा डाउन रखना है, या अगर आप किसी से बात करें तो थोड़ा सा अवे रखना है, राइट। अब आप जा रहे हैं ना, किसी से मिल रहे हैं, आप इन्वाइटेड हैं वहाँ पे, वेट फॉर द होस्ट टू सीट यू एंड से लेट्स सी। आपने वेट करना है कि जहाँ पर आप एज ए गेस्ट गए हैं, अब इसको हम दोनों तरीके से समझेंगे। अगर आप एज ए गेस्ट गए हैं ना, तो अब आप वेट करें कि आपको जिस होस्ट ने बुलाया है वो अब आपको कहे कि इधर आ जाओ, प्लीज़ इधर आके बैठो, वो आपको वैल्यू दे। इधर अगर आप होस्ट हैं तो आपकी तमीज़ होनी चाहिए कि आपने जिसको बुलाया है, अब आपने उसके सामने ये नहीं शो करना कि अब आप बहुत थके हुए हैं, आपसे तो कोई काम नहीं होगा, आ जाओ भी बैठ जाओ, आ गए हो चलो जी आओ बैठ जाओ। ऐसे नहीं होता, आपको उसको वेलकम करना पड़ता है। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, तहजीब वाले हैं, आपने खड़े होकर उनको उनकी जगह बतानी है, देखना है पहले कौन सी जगह है। आप काउंट करके रखें आपके कितने गेस्ट हैं, और हमेशा गेस्ट से ऊपर 2-3 जगह होनी चाहिए, ताकि कोई अपनी स्पेस जो है अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सके। तो आप उसको कहीं इधर बैठ सकते हैं या आप इधर बैठ सकते हैं, आप उसको इम्पॉर्टेंस दें, उसको लगे आपने उसको बहुत मोहब्बत से बुलाया है। सो ये दोनों चीज़ें हो गई। और अब आप गए हैं तो आप वेट करें कि आपका होस्ट आपको वेलकम कर रहा है, आपको कह रहा है कि इधर आकर बैठें, राइट। अच्छा, हमेशा आपने देखना है कि अपने जोन को समझें, आपका जोन क्या है। खाने के मैनर्स हम सीखते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हम आज प्रेजेंटेशन में जो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपकी प्लेट हमेशा लेफ़्ट साइड पे होती है और ग्लास जो है जहाँ से आपने पीना है वो हमेशा राइट साइड पे होता है, ऐसे ही है। तो अब आपने टेबल सेटिंग करते हुए भी इस रूल को याद रखना है कि आपने कौन सी चीज़ कैसे प्लेस करनी है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। फोक्स लेफ्ट, नाइफ्स और स्पून जो है वो राइट पे होंगे, और वर्क आउटसाइड इन, आई एम सॉरी ये पता नहीं ये बीच में क्या आ गया है। फोक्स आपके लेफ्ट साइड पे है, और इसका कहने का मतलब है कि जो आपकी छुरी और कांटा है ना, छुरी और स्पून यानी चम्मच, ये आपके राइट साइड पे है। नैपकिन गोज ऑन लैप, आपका जो नैपकिन है ना, जो उसे वो पसीना साफ करने के लिए नहीं रखा जाता टेबल के ऊपर। अब मैं आपको 2 रूल और 2 अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगी। कुछ लोग कहते हैं कि जी अमेरिका का ये रूल नहीं चलता कि आप यहाँ पे टाई करें। क्यों टाई ना करें भाई यहाँ पे? इफ़ आई एम वेयरिंग सिल्क क्लोथ्स, तो मैं तो अपने नैपकिन को यहाँ पे लगाऊंगी। मैंने देखा है कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, उनका ना बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि अगर तो वो टेबल पे ऐसे बैठे हैं और वो थोड़ा सा दूर बैठे हैं, तो जब वो खाना खाने लगते हैं तो क्या होता है कि वो खाना गिरने का भी तो होता है ना खदशा। अव्वल तो हम ये सिखाते हैं ना कि स्लोली ग्रैब करें और छोटा नवाला लें, ये सब बच्चों को पता है, सब पढ़े लिखे घर से तहजीब सीख कर आएँ। लेकिन हम फॉर्मली थोड़ा सा जो पढ़ रहे हैं ना, वो ये है कि अगर आपका नैपकिन लैप पे नहीं है और आपका थोड़ा सा बेली फैट है, या आपको लगता है आपने बड़ा सेंसिटिव क्लोथ पहना हुआ है कि इस पर खाना ना गिर जाए या पानी का सिप ना गिर जाए, क्योंकि समटाइम्स हमारे हाथ में चीज़ें नहीं भी होती, कभी कभार हर एक से गलती हो जाती है, इसको इतना जज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि आप जज तब होते हैं जब आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी को मिस्टेक कर रहे होते हैं। आप पहली चीज़ पे जज नहीं होते। अगर आप ओवरऑल एक अच्छा जेस्चर रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, अच्छे से खा रहे हैं, तो अगर एक आधी मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक होती है, बाय मिस्टेक हो जाता है ना। आप किसी को इतना जज करें ना कोई आपको इतना जज करे, तो ये वाला माइंडसेट है हमारा, ऐसे ही है। तो क्या है कि अगर तो आपकी टांगें चली गई ना टेबल के अंदर, तो समझे लैप तो आपकी ईजी है,
तो फिर आप अपना जो नैपकिन है उसको यहाँ पे टाई कर सकते हैं फ्रंट पे, ताकि खाना खाते हुए आपके कपड़ों पे कुछ भी ना गिरे। और अगर आप यू आर सिटिंग अवे फ्रॉम टेबल, और अगर टेबल नहीं है और आप लोग ओपन स्पेस में बैठे हुए चेयर के ऊपर, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने नैपकिन को अपनी लैप पे डालें, प्लेट पकड़ें और फिर उसको खाएं, राइट। तो ये 2 चीज़ें हैं नैपकिन को यूज़ करने की। नैपकिन का मैं आपको आगे यूज़ बताऊंगी आपने और क्या क्या करना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इफ़ यू स्टेप ऑन टेबल व्हेन डन, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी नैपकिन का एग्जैक्ट यूज़ क्या है। मतलब आप उसको उसी वक्त नैपकिन से आप अपना मुंह नहीं साफ़ करते, पसीना नहीं साफ़ करने बैठ जाते। कुछ लोगों को लगता है कि जी ये अगर टेबल पे पड़ा हुआ तो उससे ये भी होगा, ऐसे से मुँह साफ़ कर रहे होते हैं। ये कोई मैनर्स तो नहीं है। वो नैपकिन आपको इसलिए नहीं दिया जाता, नैपकिन आपको पसीना साफ़ करने के लिए नहीं दिया जाता। सो अब आपने इन छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करना है, तभी आप फॉर्मली मूव कर सकेंगे अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। हैबिट्स फ्यू पीपल कीप बाय डिफ़ॉल्ट। कुछ लोगों में ना ये मसला होता है, ये मसला ही मैं कहूँगी, जिसका अब मैंने आपको सिचुएशन भी बता दी है। बहुत बच्चे वालिदैन की तरबियत में रहते भी नहीं है, कोई अब्रॉड में है या कोई हॉस्टलाइट है, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, ये एक सिचुएशन हो सकती है। बट बहुत सारे बच्चे तो घरों में रहते हैं ना, लेकिन उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हर बच्चे को माँ नहीं समझाती कि बेटा मुंह बंद करके खाओ। कुछ बच्चों में बाय डिफ़ॉल्ट ही तहज़ीब बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये नेचुरली चीज़ पाई जाती है। खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं, मुंह के अंदर नवाला है और बोली जा रहे हैं। किसी ने कभी फेस किए ऐसे लोग? किस किस ने फेस किए हैं? कितना बुरा जेस्चर आता है ना, आपको आप उसका कंटेंट गायब हो जाता है, आप बस आपका दिमाग गायब हो जाता है इस बात पे कि यार इसको तमीज़ ही नहीं है। भाई मुँह से नवाला ख़त्म करो और फिर बात करो। हमारे जहन में ये आता है ना, तो हम सुन ही नहीं रहे होते वो क्या बात करें, हम अपनी बात पे खो जाते हैं। चूइंग विद ओपन माउथ, पच 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 की आवाज़ें आ रही होती हैं, और ये बड़े बड़े लायक लोग भी ऐसे होते हैं। और फिर समझ में आती है कि यार इतनी उम्र में पहुँच कर भी उनको नहीं पता चला कि कैसे खाना है। सो ये वाली तहज़ीब, ठीक है, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लोगों में पाई जाती है। स्लर्पिंग लिक्विड्स, मैं तो ऐसे पीता हूँ, श्योर चाय, हाँ चाय, मेरी भी चाय आई हुई है, मेरी चाय बहुत ज़्यादा ठंडी होना शुरू हो गई है। वैसे मैं पीती चाय ठंडी हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि मेरी चाय आनी गर्म चाहिए। और स्लर्पिंग से याद है, पहले मैं ख़ुद तो देखूँ मुझे तमीज़ है कि नहीं। मुझे तमीज़ है अच्छा खैर, स्लर्पिंग लिक्विड्स ना कुछ लोग बड़े मज़े से पी जाते हैं और उनको लगता है वो इन्जॉय कर रहे हैं, बट ये नहीं पता होता अगले वाले का कितना टफ टाइम है ये आपका साउंड दूसरे को कितना बुरा लग रहा है। स्प्रेडिंग सॉसेज ऑन लिप्स व्हाइल ईटिंग समथिंग जूसी, ओ माय गॉड, यस रियलिटी है। मैंने बहुत सारे लोगों को बर्गर्स खाते देखा है, जब बर्गर खाने के बाद उसमें जो मायोनीज जो सॉसेस होती है ना, मस्टर्ड सॉसेस, वो जब उतारते हैं तो वो पूरे फेस के ऊपर लगी होती है, पूरा माउथ उनका ऐसे लिपस्टिक के ऊपर, और लिपस्टिक भी फैल जाती है, वो एक जोकर की शक्ल बन जाती है, अल्लाह माफ़ करे। मतलब क्या आपको ये नहीं पता कि आपने बाइट कैसे करना है, और आपने बर्गर को जब तक दूर लेके जाना है, जब तक कि सामने वाले को नज़र ना आए। अब तुम लोग कह रहे होगे कि मिस कितनी निटी ग्रिटी में जा रही है, लेकिन ये रियलिटी है ना। अगर किसी को नहीं पता तो हम बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि बर्गर का मतलब क्या है। बर्गर खाया है, अब जब तक बर्गर को अपने लिप्स से अवे लेके जाना है ना, और दूसरा आपके लिप्स नहीं देख पा रहा है, छुपे में अभी तक बर्गर आ गया है, बर्गर पीछे उस वक्त जाएगा जब तक कि आप अपनी बाइट को प्रॉपर अंदर कर लें और अपने लिप्स से अपनी टंग से अपने लिप्स को थोड़ा सा क्लीन कर लें। तो क्या हुआ है, अव्वल तो कोशिश करें कि तमीज़ से खाएं ना, आपने उसको इतना ज़्यादा फेस पे लगाना क्यों है, समझ रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा सॉसेस हैं तो उसको साइड पे कर दें। आपको दिया जाता है, फोक दिया जाता है, आपको नाइफ़ दी जाती है, आपके पास स्पून्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप खाएं इस तरीके से कि आपके दांत उसको बाइट करें, ना कि आपके लिप्स उसको हेल्प कर रहे हो बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला की देखो नेमत है, हर चीज़ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिप्स, हमारे दांत, हमारा माउथ, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी भी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जिसके ये नहीं होते सही, उनको पता चलता है कि ये कितनी बड़ी हेल्पिंग चीज़ है, ये कितनी बड़ी सपोर्ट है। तो अब बर्गर जा रहा है पीछे, उतनी देर में आपने अपने लिप्स को भी क्लीन करना है और अपनी बाइट को भी अंदर करना है। ये थोड़ी है कि अब आपने बर्गर पीछे कर लिया और अब आधा बर्गर की बाइट बाहर और अब अंदर जा रही है। कोई बैनर्स होते हैं ना, पता तो इसी तरह लगता है ना कितने पढ़े लिखे और कितने बाशाऊर इंसान हैं। सो ये इसको बर्गर को खाने का, या शवारमा है या रैप्स हैं, इनको खाने का बेस्ट वे ये है।
अच्छा, प्लेसिंग एल्बोज ऑन टेबल। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो खाना खाते वक्त ना टेबल के, डाइनिंग टेबल के ऊपर एल्बोज रखते हैं। और क्या होता है, जब आप डाइनिंग आउट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो टेबल्स होती हैं उनके साइड पे सपोर्ट नहीं होती, वो ऐसे रखते हैं और दूसरों की कुछ पता नहीं सब उड़ जाए आगे से, और अक्सर मूव कर जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर उनको समझ आता है ओह अच्छा ये रखना नहीं है। असल में इसकी एक रीज़न ये होती है, वो आपको समझा रहे होते हैं, पुत्र इंज नहीं खाईदा, ठीक है, इस तरह ऐसे टेबल के ऊपर हाथ नहीं रख के बैठते, ये कोई सपोर्ट नहीं है। अपने एल्बोस को कंट्रोल करें, खाने को आप मैनेज करें, भाई हाथों से खाना है, कोनियों से थोड़ी खाना है। तो ये इतना इजी होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मली आप इस तरह से नहीं बैठ सकते। हाँ, कुछ लोगों को कटलरी नॉइज़ बहुत होती है, पता चलता है छुरी फाड़ लेती है, बकरा ज़बह हो रहा लगता है, टका टक है, कांटे से ऐसे चिक 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 की आवाज़ आ रही होती है, और वो आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब अल्लाह माफ़ करे, खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। और ये जो साउंड होता है ये दूसरों के लिए बड़ा ट्रबलिंग होता है, दूसरे बहुत अनॉय होते हैं। अक्सर लोग बात करते करते रुक जाते हैं, कहाँ से चम्मच की आवाज़ आ रही है, और हम लोग ऐसे लोगों को फिर जज भी करते हैं ना, हमें बुरा लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, इसको खाना नहीं खाना आता। ईटिंग वाइल स्टैंडिंग नियर फूड सर्विंग टेबल्स। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने भी ये भी देखा है कि खाना जहाँ पे सर्व हुआ हुआ है, अब क्या करेंगे कि खाने की टेबल के पास ही खड़े हो जाएंगे, भाई खाना आपके लिए ही है, आपने ही खाना है, थोड़ा सा डालें और बैठ जाएं। लेकिन नहीं, प्लेट भी भर लेंगे, पास भी खड़े रहेंगे ताकि मैं एक बाइट लूँ और डालूँ। और इसमें से मैक्सिमम लोग मैंने ऐसे देखे जो एंड में अपनी प्लेट को इतना गंदा करके छोड़ते हैं, उसमें इतना रिज़्क़ का ज़िया हुआ होता है, और वो उसी तरह टेबल पे जाके रख रहे होते हैं। फिर लोग क्या करते हैं कि बार बार प्लेट्स चेंज करते रहते हैं, कि एक दफ़ा प्लेट ली है, उसमें खाना डाला है, तो अब बहुत फॉर्मल बन रहे हैं जी, उनको लग रहा है ये तहज़ीब और तमीज़ का मुज़ाहिरा है कि अब मैंने कोई और चीज़ लेनी है, जाके मैं दूसरी प्लेट लूँगी और फिर मैं डालूँगी। भाई आप अपनी प्लेट को तहज़ीब के साथ क्यों मैनेज नहीं कर सकते? आप उसके एक पोर्शन में खाना डालें, उसका बाकी 3 पोर्शंस बिल्कुल साफ़ है। हाँ, वो और बात है अगर आपने उसको पूरा ही भर ली है, ठीक है, एक तमा है ना, ये लालच है कि पता नहीं मुझे दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा बाइट्स में टेस्ट करें, डिसेंसी के साथ। हम सब अपने घर में खा के बैठते हैं, हमेशा खाना खाते हुए ये देखा करें पीछे कितने लोग हैं। फॉर्मली जब हम कहीं जाते हैं ना डाइनिंग आउट के लिए, तो डाइन आउट में आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखें कि जिस होस्ट ने खाना ऑर्डर किया है, आजकल आपको पता है डाइन आउट करना कितना मुश्किल है, इतना एक्सपेंसिव है, बट हम लोग करते हैं, हम लोग जाते हैं, इट्स अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ राइट नाउ। अब तो ये प्रोफेशनली ये ज़रूरी हो गया है, बट ठीक है, अब आप ये देखें कि आपके साथ कितने और लोग हैं। हो सकता है होस्ट से मिस्टेक हो गई, उससे खाना इतना ऑर्डर ना किया, बट अब आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे को देखें कि किसने कितना लेना है, किसी और ने भी खाना है, ऐसे ही है। ओके, लाइक फिल्ड अप प्लेट्स की भी बात हो गई है कि बहुत ज़्यादा प्लेट को भर देना और उसको इतना भर के फिर उसको ज़ाया कर देना, ये नहायत बैड मैनर्स और अनप्रोफेशनलिज्म है। फूड प्लेट्स एंड ग्लासेस स्टॉक ऑन हेल्पिंग टेबल, मतलब वो प्लेट्स लाई जाते हैं और उसके बाद जो स्टूपिड हरकत दूसरी होती है कि जो सामने वाली टेबल है ना, उस पर बर्तन रखी जा रहे हैं, बर्तन पे बर्तन रखी जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, वो कोई वॉश बेसन नहीं है, वहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं, बैठे हुए खाना खा रहे हैं। आप यार अगर आपने प्लेट चेंज करनी है, अपनी प्लेट वहाँ पे रख के आएँ जहाँ पे खाना लगा हुआ है, जहाँ पर दूसरे लोगों ने प्लेट्स रखी है उधर रख कर आएँ। ये आपकी तहजीब आपको क्या इजाज़त देती है कि आपने खाना खाया और अब आप प्लेट उठा के सामने रख रहे हैं, फिर जा रहे हैं प्लेट लेकर आ रहे हैं, फिर वो सामने रख लें, 3 ग्लासेस आपने रखे हुए हैं, और तो और अल्लाह माफ़ करे बॉटल पीनी है, 3-3 बोतलें ला के टेबल पर रख ली। देखने वाले को लग रहा है अच्छा इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो बोतलें एक ही बंदे की होगी। एक्सट्रीम लेवल का लालच कि बस मैंने आज ये पी के जानी है, एंड में पियो या ना पियो, फिर लोग पूछते हैं ये बॉटल किसकी है, तो उसके बाद वो चुप करके बैठ जाते हैं कि अब पी तो जा नहीं रही, तो अब चुप रहो, क्यों बताना कि मेरी है। फिर बीच में से कोई ना कोई बता देता है फलाने बहन की थी, है ना, तो कितना आपका इमेज ख़राब होता है छोटी छोटी बातों से। दैट्स वाई डाइनिंग एटिकेट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब इतनी सारी मिस्टेक्स के बाद बनता है ना कि हम थोड़े एटिकेट सीखें, हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सो ये सारी रीजंस है कि सबसे पहले तो अवेयरनेस ऑफ द सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर इन अ सोशल और डाइनिंग environment. Second point is table manners can be important to showing that you are polished and professional. तीसरा point है जी social and/or dining environments can be great ways to get to know professionals and a great place to make a good impression. अब देखो सोशल नॉर्म से और
आपका जो बिहेवियर है ना उससे नॉलेज और अवेयरनेस रखने के लिए डाइनिंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब आपने अपने साथ किसी के साथ काम करना है या किसी को रखना है अपने साथ, तो आप उसके साथ बैठ के ना डाइनिंग टेबल पे देखेंगे कि वो किस लेवल का बंदा है। उसके खाने पीने से, आपको सर्व करने, समटाइम्स पता है क्या होता है, समटाइम्स खाना होस्ट ने ऑर्डर किया होता है लेकिन जो गेस्ट होते हैं ना वो इस तरीके से आपको खाना सर्व कर रहे होते हैं जिससे लगता है कि वो होस्ट हैं। दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। मतलब अगर आप अपने खाने को शफल करें ना, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। क्यों? क्योंकि देखिए बैड मैनर्स क्या हैं, हम कहते हैं गुड मैनर्स आर कि जो खाना मेरे सामने पड़ा हुआ ना मैं उसको वेल करूं। वो चीज़ बुरी है कि मैं आगे आगे हाथ करके तो मैं डिशेस उठा रही हूँ, बुरा लगेगा। तो अब बाकियों का क्या काम है, उन्होंने थोड़ा सा डाल लिया है, अब आप इस तरह करके तो नहीं रखेंगे कि उधर रख दो। अब आपने क्या करना है, अपनी डिश में से डाल लिया है, खाना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद वो डिश उठाएंगे और अब आप सामने वाले को कहेंगे दिस इज़ रियली डिलीशियस, यू मस्ट टेस्ट इट, ये लो खाओ, तुम भी इंजॉय करो, पकड़ो। अब ये तरीका है कि वो डिश आपने उधर पास कर दी, वो कहेगा अच्छा चलो, आप ये डिश उसको देंगे असूलन। असूलन अगर आपको कोई कह रहा है, लेट्स से आपने उसको कहा है, तो अब आपका क्या काम बनता है कि अब आप दूसरी जो आपके सामने डिश पड़ी है ना, आप उसको कहोगे हाँ लाओ ये इधर दे दो, चलो फिर ये उधर रख लो। ये है राइट वे ऑफ शफलिंग द डिशेस। तो ये तरीका अब आपने करना है कि अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो अब दूसरी डिश आप उसके आगे रख दें, और इसी तरह थोड़ी देर बाद वो सारी डिशेस एक दूसरे के आगे शफल हो जाएंगी, हर कोई खाना टेस्ट कर सकेगा। अव्वल तो मुझे लगता है कि होस्ट का ये काम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि होस्ट आगे होकर कहे कि भाई ये भी लो, ये भी लो, ये भी खाओ, क्योंकि उसने ऑर्डर आपके लिए किया है। सो अगर आप होस्ट हैं तो फिर आपकी इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर आप गेस्ट हैं तो फिर आप इस तरीके से चीज़ों को शफल भी कर सकते हैं और होस्टिंग का पार्ट भी बन सकते हैं। टेबल मैनर्स कैन बी इंपॉर्टेंट टू शोइंग दैट यू आर पॉलिश एंड प्रोफेशनल ऑफ कोर्स। अब हम पढ़े लिखे हैं, हमने कुछ सीखा है तो हम शो करेंगे ना, इसी से पता चलेगा पॉलिश्ड हैं। अब आपको एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिल रही है। इस एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का क्या मतलब है? इस एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का मतलब यही है ना कि भाई आप पॉलिश्ड हैं, आपको सिखाया गया। पॉलिश क्या होती है? जो शक्ल आपकी आम है ना उसको चमका देना। अब पढ़ तो तुमने लिया है, ठीक है, अब पढ़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कोचिंग है ना, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिश। अब ये आपके लिए पॉलिश का काम करेगी कि ये तरबियत आपको एक्स्ट्रा में दी गई है कि एक तो बीइंग एन औरत, बीइंग अ वुमेन, आपने अपने घर को एम्पावर कैसे करना है उसका कल्चर बना के, कि आपकी आने वाली नस्लें सीखें कि आपने कल्चर बनाया तो इसी तरह आगे चलेगा। मेरे घर में आज भी मेरी जो सास थी, उन्होंने जिस तरीके से घर का माहौल बनाया था, जो मेहमानदारी, जो सोशल वैल्यूज़ थी, तो मेरी जेठानी ने उसी को फॉलो किया। और उसके बाद जब मैंने जाकर देखा ना, तो मैंने जाते साथ ना, आप समझ रहे होते हैं, कुछ टाइम सीख रहे होते हैं, आप जाते ही डोमिनेंट नहीं हो सकते। उनके घर की एक वैल्यूज़ है, कल्चर है, आपने उसको अडॉप्ट करना है, क्योंकि सब लोग आपके लिए चेंज नहीं होंगे, आप एक ने उनके खातिर चेंज होना है। तो अगर आपको लग रहा है ना उनके घर की इतनी अच्छी वैल्यूज़ हैं, इतने अच्छे माहौल है और ये इस तरीके से, तो वो सीखें, उसमें ढल जाएं। आप कोशिश करें कि आप भी उसका पार्ट बने। तो इस तरीके से ना आप एडजस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो आपको वो घर के डाइनिंग का माहौल और घर के किचन का माहौल, वो सब, और फिर दूसरों की मेहमान नवाजी, इस तरह से फिर आप सीख लेते हैं। सोशल और डाइनिंग एनवायरनमेंट्स कैन बी ग्रेट वेज टू गेट टू नो प्रोफेशनल्स एंड अ ग्रेट प्लेस टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। आपने देखा है कि जब हम लोग जाते हैं ना होटल्स वगैरह में खाना खाने, रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप बैठे होते हैं तो आपको पता चल जाता है, कोई फॉर्मल मीटिंग चल रही हो तो आपको पता चल जाएगा कोई ऑफिशियल मीटिंग है, उनके जेस्चर से, सिटिंग स्टाइल से। और जब कोई सोशल गैदरिंग हो, फैमिली बैठी हुई है या फ्रेंड्स बैठे हुए, तब भी पता चल जाता है। उनका जेस्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वॉइस टोन, सब कुछ बता रही होती है कि ये तो भाई सोशल गैदरिंग है। सो इसीलिए बहुत सारे प्रोफेशनल लोग ना इस तरह की जगह अपनाते हैं, इस तरह के रेस्टोरेंट्स अपनाते हैं जहाँ पर उनको पता हो ये फ़लाँ जगह जो है ना वो बहुत कोवर्कर प्लेस है, वहाँ पर आप बैठ कर बात कर सकते हैं, बड़ी काम साइट है, बड़ा इजी वे है, वहाँ पर आप प्रोफेशनली बात कर सकते हो, तो शोर नहीं होता ये वो। तो ये सारा एक कल्चर होता है जो आप अडॉप्ट करते हैं। डाइनिंग मिस्टेक्स दैट गेट यू जज्ड, ऑफ कोर्स भाई अब कुछ तो हमने कर ली थी ना कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर कुछ मिस्टेक्स पाई जाती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जज करने पे मजबूर करती हैं। मतलब आप भी किसी को जज कर सकते हैं, कोई स्पेस पे आपको भी जज कर सकता है। खाना सामने पड़ा हुआ है, सब खाना खा रहे हैं और किसी ने आपसे कोई स्मॉल टॉक शुरू किया, आप बात करने, लेकिन अब आपने फ़ोन उठा लिए,
क्योंकि आपके दिमाग में आ गया "ओह, घर में तो पाए चढ़े हुए हैं, मैंने पूछना कितने पके हैं तो अब आप क्या करेंगे कि ऑफ कोर्स अब आपका ध्यान उधर से हट जाएगा। यहाँ पे अगला गिल्ट फील करेगा, मैं बात कर रहा था यार, ये मोबाइल देख रहा है, मैं इससे इतनी सीरियस बात कर रहा था और प्रोफेशनली आप बैठे हुए हैं कहीं पे लेट्स से, तो आपके लिए कितना बुरा है ना कि अब आप वो छोड़ के जिस टाइम पे आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में लोगों के साथ बैठे हुए ना, आप भूल जाएं आपने चूल्हे पे क्या चढ़ाया हुआ है या आपने क्या चीज़ डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखनी है, साइड पे करें मोबाइल। घर वालों को पिटने दें, घर वालों को चाहिए था पहले पूछ लेते आपसे पहले पूछ लेते कि तुम जा रहे हो तो तुम्हारे पीछे से क्या क्या काम होने वाला है बता के जाओ, या जब आपने उनको बताया तो वो गौर से सुन रहे हो। अब वो नहीं सुन रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ख़राब कर दें या सिचुएशन ख़राब करें। फिर जितनी देर आपकी सिटिंग है ना उतनी देर में मोबाइल को हाथ नहीं लगाना आपने, मोबाइल आपका साइड पे होना चाहिए। हाँ, एक वाइब्रेशन या एक आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जब सब लोग बात नहीं कर रहे और जस्ट खाना खा रहे हैं तो उस वक्त आप कॉल पे देख लें कोई मिस कॉल है या कहीं कॉल आ रही है, ताकि खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी है या कोई कॉल लेनी बहुत ज़रूरी है तो आप एक्सक्यूज़ करके साइड पे जाएं। बीच में बैठ के कॉल नहीं सुननी, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, क्योंकि आप घर के मसले बैठ के ऑफिशियली तो नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर पता क्या होगा, फिर आप प्रोफेशनल नहीं दिखेंगे, आई एम सॉरी, आप सीरियस नहीं दिखेंगे। और जब आप सीरियस नहीं ना दिखेंगे लोग आपको ना एमी शैमी लेना शुरू कर देंगे, वो आपको ईजी लेना शुरू कर देंगे। तो जेस्चर तो फिर हम खुद ही ख़वातीन ने ही पैदा करना है ना, क्योंकि देखो हमारा मानना है कि कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ ना मैन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है, बट वुमेन एम्पावरमेंट हमें ये सिखा रहा है कि औरत को सीखनी पड़ेगी। ये हम सबका मानना है कि हमारे अंदर वो चीज़ें जो है ना वो सोना नहीं है, सोना नहीं है, ठीक है। ओके, सेकेंड चीज़ रीचिंग अक्रॉस द टेबल, जो भी हमने बात की है ना कि मतलब दूसरी तरफ से खाना पकड़ना हाथ ऊपर कर करके, या पानी पकड़े या कोक पकड़े या कोई फोक चाहिए, नहीं, ये बैड मैनर्स है। आपको कुछ चाहिए आप होस्ट को इशारा कर दें, कोशिश करें हाथ से इशारा कर दें और फिर वो आपको देख लेगा अच्छा आपको क्या चाहिए। अब वो तो ये होस्ट का काम है ना, बीइंग एन होस्ट, तो आपको फिर हर चीज़ को फोकस करना है कि हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ताकि खाने की टेबल पे मैस ना हो और आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑफ कोर्स पुटिंग एनी डिश इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब कोई डिश आपको पसंद है अब वो आप अपने आगे रख लें आप उसी में से खुद ही खाई जाए और किसी का ऑफर ना करें, ठीक है। तो ये भी क्या है, डाइनिंग मिस्टेक्स में से एक है। हॉगिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द डिश, ऑफ कोर्स, मतलब उसमें कोई लेट्स से अगर आप घर में हैं, घर में आपने अपने बहन भाइयों के साथ बैठना और आपको पता है कि आपका कोई भाई या बहन कोई ख़ास पीस है मीट का या कोई ख़ास चीज़ है, जैसे बिरयानी में आलू ज़्यादा नहीं है या कुछ, तो अब आपको पता है कि सब लोग शौक़ से खाते हैं, अब आप क्या करें, आप भी शौक़ से खाते हैं, सारे आलू अपनी प्लेट पे डाल लें ऐसे कौन करता है किसी का बहन भाई करता होगा, मुझे लगता है होगा ना, घर में कोई एक आधा बच्चा ऐसा होता है तो वो क्या करे, वो सारा कुछ अपनी ही प्लेट में डाल ले। तो ये बहुत बुरी मिस्टेक है, इससे आपकी पूरी जो एक इमेज है ना वो ज़ीरो हो जाता है कि आप यार क्या मतलब है, आपको समझ में नहीं आ रही कि और भी किसी ने खाना है लेकिन आप वो कर लें। और फिर अब आपको ये भी पता है क्या ये लेग पीस है या थाई पीस, नॉर्मली लोगों की चॉइसेस होती हैं कि मैं वाइट मीट खाता हूँ तो उसके लिए ब्रेस्ट पीस है, लेकिन आपको पता हो अब खाना आपने नहीं है, लेकिन कुछ लोग मैंने ये देखे खाना नहीं है लेकिन डाल लेना है, क्यों, इसको नहीं देना, इसने सुबह मेरी नाक मड़ोड़ी थी इसने मेरा चार्जर छुपाया था, मैंने इसको लेग पीस आज नहीं देना, खाना मैंने भी नहीं है। लेकिन ये वाली भी एक आधे बहन भाई की ना ऐसी आदत होती है, बहन भाई की नहीं होगी ना, कज़न की होगी, वो कहेगा बेटा अब तो फिट बैठ के मैंने तुझे खाने नहीं देना। सो ये बहुत बहुत बदतमीज़ी है, ऐसे करना नहीं चाहिए, ठीक है। उनको करने दें, आपने नहीं करना, आप मेरे से क्लास लेके जा रहे हैं, ठीक है, सीख के जा रहे हैं। ओके, बीइंग रूड टू स्टाफ और टू द सर्वर और टू द होस्ट, मतलब जो आपको खाना सर्व कर रहा है उसके साथ रूड हो जाना, ये बहुत मिसबिहेवियर है। ओके, टॉकिंग विद माउथफुल की हमने बात की कि मुंह के अंदर नवाला है और आप बोली जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इससे बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। अच्छा, अब आप दो लोग हैं, ठीक है, 2 से 3 लोगों ने आपस में कोई बात करनी है, बट वहाँ पे इमेज सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि 2 लोग हैं, मतलब पूरा ग्रुप बात नहीं कर रहा, कोई ये सब पूरे ग्रुप का टॉपिक नहीं है, आप पर्सनल टॉक कर रहे हैं, लेकिन आपका स्पीकर इतना लाउड है कि बाकी सबको आप इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, उनका टॉपिक ही नहीं है, लेकिन आपकी कन्वर्सेशन में आपका स्पीकर इतना हाई है, हाई नोट्स पे बोल रहे हैं, टैं 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 लगाई हुई, तो क्या पूरी डाइनिंग टेबल का आपने माहौल ख़राब कर दिया।
पूरे इवेंट का, गैदरिंग का आपने माहौल ख़राब कर दिया। आप पर्सनल टॉक कर रहे हैं, अब तो पर्सनल टॉक आप इतने ग्रुप में करें ही ना, और अगर आप कर रहे हैं तो लेट्स मेक इट सेपरेट। ओके, पुटिंग फूड इन योर प्लेट बिफोर एल्डर्स, सोशल वैल्यूज़। और फिर तुमने कल्चर बनाना है, तो तुमने कल को करना क्या है, घर में जो सबसे बड़ा है ना उसका वेट करें, भले ही खाना ठंडा हो जाए, नहीं होता इतनी जल्दी ठंडा। ये वैल्यूज़ हैं, ये आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, घर के छोटे बहन भाइयों को सिखा रहे हैं। बहन भाइयों का हाथ पकड़ लें, पहले मामा बाबा डालेंगे, पहले बाबा को डाल दें तो बेटा बरकत पड़ती है। जब उस रिज़्क में सबसे पहले घर का बड़ा हाथ डालता है ना, तो उस रिज़्क में ना बहुत इजाफा हो जाता है, बरकत पड़ जाती है। फिर चाहे 36 लोग हों और 1 किलो हांडी पकी हो, सबको पूरी आके भी बच जाती है। तो ये बरकत के हाथ होते हैं बड़ों के, सबसे पहले स्टार्टिंग उन्हीं से लेनी चाहिए, और ये आपकी ना सोशल वैल्यूज़ को शो करती है। तो इसी तरह जब आप किसी फॉर्मल एनवायरनमेंट में हो और आपने प्रोफेशनल सिटिंग करनी हो, तो वहाँ पर भी आप देखें कि पहले बॉस डाल लें, फिर आपके सीनियर्स डाल लें, देन आप लें। कई जगह पे आपको बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप डालें, लेडीज़ हैं, लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है, अगर कोई कह रहा है तो फिर आप डाल लें, बहुत ज़्यादा उसके साथ कन्विंस करना ना शुरू कर दें। लेकिन आपको जो आपका बिहेवियर कहता है, जो आपके नॉर्म्स कहते हैं, वो यही कहते हैं कि आपने मैनर्स में रहना है। What will be judged about you by others? In first impression, proper dining etiquettes is evidence of course, upbringing, तरबियत, तहजीब, कल्चर, जिसकी शुरू से बात कर रहे हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आपने अपने बड़ों को क्या करते हुए देखा है, तो ये पता चलेगा। अगर आपने अपने बड़ों को लालच करते हुए देखा है, हॉगिंग टुवर्ड डिशेस देखा है, और सबसे पहले खुद डालना और अच्छा पार्ट डाल लेना, किसी को ना देना, या किसी को अवॉइड कर देना, या किसी को कहना ही ना कि तुम भी लो, और ख़ासतौर पे अगर आपके साथ लेट्स से कोई कहीं गया हुआ है और उन लोगों को आप जानते हैं लेकिन जो आपके साथ गया हुआ है वो उनको नहीं जानते, तो उनको इम्पॉर्टेंस आपको देनी है क्योंकि वो आपके साथ गए हैं। आप उसको इशारतन कहें कि मैं आपको ये सर्व करूँ, मैं आपको ये सर्व करूँ, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस देनी, वो आपके जानने वाले हैं, आप उनको लेकर गए हैं क्योंकि वो आपके रेफरेंस से वहाँ गए हैं। ठीक है, होस्ट को तो चाहिए लेकिन आपको भी उसको वैल्यू देनी चाहिए, राइट। रिफाइनमेंट, जैसे हमने भी बात की ना, आप कितने पॉलिश्ड हैं, ठीक है, इसको आप ना गूगल भी कीजिएगा, ये चीज़ों को जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पता चलेगी। तो रिफाइनमेंट क्या है, तहजीब के बाद आप कितने पॉलिश्ड हैं, आप बड़ों को कितनी वैल्यू देते हैं, आपके घर का कल्चर क्या होगा, आपके बड़ों ने आपको क्या सिखाया है, और फिर ये कि आपका खुद का माइंडसेट क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हम तरबियत से ही सीखें, कुछ बच्चे नेचुरली बड़े तहजीब वाले होते हैं, ये हमने बात की थी ना। तो रिफाइनमेंट जो है ना वो ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें बग़ैर समझाए आप समझ जाएँ। सो दिस इज़ कॉल्ड रिफाइनमेंट, कि ये आपके अंदर इनबिल्ड है, आपके अंदर तमीज़ है ही है, वो आपको किसी ने सिखाई नहीं है। सोशल वैल्यूज़ ऑफ कोर्स, जिससे आपने देखा कि बड़े पहले डाल लें, तो आपके घर वालों ने आपको ये तहजीब सिखाई होती है, तो ये सोशल वैल्यूज़ हैं कि आपके घर अगर कोई आए तो आप उनको कैसे वैल्यू देते होगे, अगर आप किसी को होस्ट कर रहे हो तो आप उसको कैसे वैल्यू दोगे, अगर आप गेस्ट हो तो होस्ट को कैसे वैल्यू दोगे। सो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल वैल्यूज़ में आती हैं। कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट यू बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप और अ बिज़नेस रिलेशनशिप, ईट विद देम। अगर आप किसी से कोई ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं ना, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे कोई रिलेशनशिप हो, तो उनके साथ खाना खा के देखें। तो ये एक बहुत बड़ी सेंग है, मशहूर सेंग है, और ये बिल्कुल ठीक है। इंसान की कदर का पता चलता है और उसकी तरबियत का पता चलता है और उसकी खसलत का पता चलता है। खसलत का पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर पे जब आपने किसी के साथ रिलेशनशिप कायम करना है या बिज़नेस डील करनी है। If you really want make a friend, go to someone's house and eat with him /her. The people who give you their food give you their heart. अब मैंने आपको ये 3 डिशेस का क्यों कहा है, देखो 1-2 डिशेस तो हर कोई घर में बना लेता है, किसी को वैल्यू देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है लोग खाने से याद रह जाते हैं। बचपन में हम भाग भाग के उन आंटियों के घर जाते थे जिनके घर का खाना बहुत मज़े का होता था, जो चॉकलेट केक ज़रूर सर्व करती थी, हमें बहुत अच्छी लगती थी। सो इस तरह की ना हमारी मेमोरीज़ बन जाती हैं। फिर चाहे क्योंकि देखो कहते हैं दिल का रास्ता सीधा पेट से होके जाता है, सिर्फ आदमियों के लिए नहीं औरतों के लिए भी है, क्योंकि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है ना, और हमारा शौक़ है, हम सब खाते हैं। कौन ऐसा होगा जो बेचारा है नहीं खाए कि जी है खाना पड़ गया, नहीं, हम सब
शायद थोड़ा खाते होंगे, लेकिन हम सबको खाने का शौक़ है, अच्छा खाते हैं, सुथरा खाते हैं, घर का बना खाना है या होटल का खाना है, लेकिन हमारी एक चॉइस होती है। सो ये जो चॉइस है ना हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। तो जैसे आप खुद के लिए चाहते हैं ना, वैसे ही आप दूसरों के लिए एहतमाम करें। जैसा आप चाहते हैं कि आप कहीं जाएं, आपको इज़्ज़त दी जाए, वैसा ही एहतमाम उसके आने पे करें। प्लीज़, अब आपने फ्यूचर में जब जाना है ना, तो अब आपने जब मैरिड हो जाना है या कुछ, तो आपके घर अगर आपका भाई भी आ रहा है या आपकी बहन भी आ रही है, और लेट्स से वो हर दूसरे तीसरे दिन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो वैल्यू देना तो बनता है भाई। आपके हस्बैंड के बहन भाई होंगे और आपके बहन भाई होंगे, इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने बहन भाइयों के लिए एहतमाम कर रहे हैं, तो उनके बहन भाइयों के लिए भी एहतमाम करें। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा, आप अपने स्पाउस से, अपने लाइफ पार्टनर से जो मोहब्बत करते हैं ना, उसका इजहार का तरीका ये है कि आप उसके घर वालों से उतनी ही मोहब्बत करें, उतनी ही इज़्ज़त और कदर करें जितनी आप अपने घर वालों की इज़्ज़त और कदर करते हैं। तो जब आपने कल्चर बनाना है ना, तो कल्चर इन वैल्यूज़ को देने से बनता है। अकेला बंदा कभी कल्चर सेट नहीं करता। कल्चर सेट करने में लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका बिहेवियर उनके साथ क्या है, आपका जेस्चर क्या है। तो इस तरह से कल्चर डेवलप होता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने घर आने वाले को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कैसे, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सो ये जो सेइंग है ना कि जो लोग आपको अपना खाना देते हैं वो आपको अपना दिल देते हैं, मतलब अक्सर लोगों को देखा है कि वो होस्टिंग के टाइम पर कुछ बड़ा कम खा रहे होते हैं, हर एक की प्लेट में उठ उठ के डाल रहे होते हैं। इसका मतलब होता है इनका दिल कितना अच्छा है। वो लोग नहीं है जो कहें कि पान दो थोड़ा रहन खुन बाद आपा बह के खावांगे। ऐसे भी लोग होते हैं कि वो आगे होस्टिंग करते हुए आगे आगे होके डालते नहीं कि जिससे जितना खाना है खा लें। और हम लोग जाते हैं ना कि बड़े लिहाज और शर्म में खा रहे होते हैं। बड़े कम होस्ट होते हैं जो आपको उठकर आगे सर्व करते हैं। तो आपने सर्व करना सीखना है। अव्वल तो दिल ऐसा टॉपिक रखा जाए, लेट्स से 5 पीपल हैं डाइनिंग के टाइम पे, तो कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें उन पांचों का इंटरेस्ट भी हो और वो पांचों अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकें। और कोशिश करें जवाब में सर हिलाने का या कोई इशारे से बात करने का या हाँ या ना में इस तरह का टॉपिक हो कि एक फ्रेश इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो जाए और सबकी इन्वॉल्वमेंट भी हो। ये ना हो कि 2 लोग आपस में खुसर खुसर कर रहे हैं और बाकी 3 बहुत अजीब सा महसूस कर रहे हैं, आप उनको अनवांटेड शो कर रहे हैं। ऐसा भी होता है ना समटाइम्स कि आपको लगना शुरू हो जाता है बहुत अनवांटेड है, कि आप बैठे इकट्ठे हुए हैं फैमिली के साथ, लेकिन फैमिली का कोई बंदा आपस में लग जाए और आप सबको इग्नोर करें। सो ये बहुत मिसबिहेवियर है। इससे ना आप अपने बच्चों को तरबियत दे रहे होते हैं, बच्चों को तहजीब सिखा रहे होते हैं। बच्चे अभी देखो तुम लोग तो कुछ छोटे हो ना, तुम्हारे नीस होंगे, नेफ्यूज़ होंगे, आप उनको तमीज़ तहजीब सिखा रहे हैं। तो ये बातें अकेले में बैठ के बच्चों को सिखाना शुरू करें अभी से। चलें अभी वालिदैन तो नहीं ले रहे, उनको चाहिए कि वालिदैन की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी सीखें, लेकिन अब आप सीख रहे हैं ना, तो आपको चाहिए फ्री टाइम में ना बच्चों को समझाएं कि कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट हो, थोड़ा बोलना हो, जस्ट लिटिल पॉइंट ऑफ व्यू हो। ये ना हो कि उसमें एक बहुत बड़ी डिटेल हो कि खाना वहीं रह जाए और लोग बैठ के डिबेट करना शुरू हो जाए। सो इस चीज़ से पता चलता है खाने के तौर तरीके और माहौल से कि आपका कितना स्मूथली ये गैदरिंग आपकी गई है। कहते हैं ना कि जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं और जिसमें सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसमें ना अल्लाह की भी रहमत शामिल हो जाती है। और जिस जगह पे लोग खुश होकर बैठते हैं और साथ खाना खाते हैं ना, वो जगह में बरकत पड़ जाती है, उस माहौल में बरकत पड़ती है, खुशी की एक एनवायरनमेंट पैदा होती है। तो ये अब घर की औरत के ऊपर इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इस तरह का माहौल घर का बनाए। अच्छा, फिर दूसरा ये कि खाना खाने का ना एक वजह ये भी होती है कि जहाँ पे बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप हो ना, तो और आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील हो रहा हो, तो जब खाना खाने का एक प्रोसेस है ना कि आप खाने में मीटिंग करते हैं या चाय पे मीटिंग करते हैं, तो ये क्या करता है, उस ऑकवर्डनेस को ख़त्म करती है। जो आपकी गैदरिंग है, जो आपकी चाय है या आपका खाना साथ खाना है, उस ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए भी आप किसी को चाय पे बुला सकते हैं, खाने पे बुला सकते हैं, ताकि आप अपने व्यूज़ का जो वो है ना, क्या कहना चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ वर्ड्स आप बहुत इजीली कर सकते। तो अगर तो ये आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, तो उसमें तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए, थोड़ा सा इनफॉर्मल होने के लिए, तो ये ज़रूरी है कि आप साथ बैठकर खाना खा लें। इट प्रमोट्स अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, ईज कल्चरल सेंसिटिविटी। अब क्या है कि ये प्रमोट करता है प्लेजेंट एटमॉस्फेयर को, और ये उसी सूरत में करता है ना कि जब आपने अच्छा माहौल खुद क्रिएट किया होगा
और बीइंग एन होस्ट भी आप इसको करेंगे, बीइंग अ होस्ट, और वैसे अगर एज ए गेस्ट आप गए तब भी आप कोशिश करेंगे, किसी ने कोई टॉपिक शुरू नहीं किया तो आप कुछ अच्छा प्लेजेंट टॉपिक शुरू कर लें। खुदा का वास्ता है, खाना खाते हुए ना एक तो पॉलिटिक्स नहीं छेड़नी, ठीक है, मज़हब तो छेड़ना ही नहीं ना है, मज़हब तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। और इस तरह के जो सेंसिटिव आपके टॉपिक्स हैं इसको तो बिल्कुल भी ना छेड़ें, क्योंकि इससे ना खाना आपके मैदे पे नहीं जाएगा, वो जाकर आपके सर पे चढ़ेगा, और फिर जब आपका गरूर और जो गुस्सा और जो तनाव होगा ना, वो खाना रिएक्ट कर जाएगा, वो खाना आपके पेट में नहीं जा रहा, वो सीधा दिमाग में जाके रिएक्शन कर रहा है। खुदा ना खास्ता अगर मिर्च खाने में ज़्यादा हुई तो। ओके, हाँ एक चीज़ रह गई, इज़ कल्चरल सेंसिटिविटी। अच्छा, अब कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है? बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं जो साथ बैठे होते हैं, तो जब आप उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिस तरह हम इस तरह बात कर लेते हैं जैसे कोई पठान है और आपकी क्लास फेलो या आपके साथ ऑफिस में काम करती हैं, तो ये कल्चरल सेंसिटिविटी है उनके साथ आपकी थोड़ी सी। तो जब आप लोग खाना खाते हैं तो बैठ कर ना आप लोगों को एक मौका मिलता है उनकी चॉइसेस के बारे में जान पहचान करने का, और आपको आपके बारे में उनको जानने का मौका मिलता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, आज से बहुत साल पहले मैं एक ऑफ़िस में काम करती थी, वहाँ पर ना चाइनीज़ लोग थे, और चूँकि मैं एज ए डिज़ाइनर काम करी थी ना, तो मेरा उनके साथ बैठना था, मैंने उनकी ऑर्डर बुकिंग करनी थी। उनकी ज़ुबान मुझे समझ में नहीं आती थी, मेरी ज़ुबान उनको समझ में नहीं आती थी, तो देयर वाज अ ट्रांसलेटर सिटिंग ओवर देयर और हु वाज हेल्पिंग बोथ साइड्स। तो मुझे तब पता चला कि जब हमने उनके लिए खाना ऑर्डर किया, तो उनके जो साथ थे ट्रांसलेटर, उन्होंने बताया कि जो चाइनीज़ है ना मीठा नहीं खाते, ये मीठा नहीं खाते। ओह अच्छा, तो ये एक आपको एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जानने का मौका मिल जाता है। बड़ा अच्छा हमने उनके साथ काम किया, लेकिन ये कल्चरल सेंसिटिविटी होती है ना, इससे आप एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ईजी फील करना शुरू करते हैं। Okay, objectives can to demonstrate that you have manners and social skills, to make a favorable impression, ensure that you belong in the class of people who observe these rituals. ये लोगों को बताने के लिए ना ये वाले ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जो टेबल मैनर्स हैं, ये जो स्पीकिंग मैनर्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिचुअल्स के बारे में बताने के लिए, अपनी वैल्यूज़ प्रायोरिटीज़ के बारे में बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये आप ये देखें, आपके अपने जो सोशल स्किल्स हैं उनके बारे में बताने के लिए कि जी मैं ये सारी चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं। हाउ टू सेट अ टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में मैंने बात की थी ना, मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आपने किस तरीके से टेबल को सजाना है। अच्छा, अब छोटे छोटे रूल्स हैं, ये तो आपने देख लिया है, हाउ टू सेट अ टेबल। इसको थोड़ा सा ये पीछे चला गया, बट आप लोग मेरा ख्याल है इसको देख सकते हो, आइडिया हो रहा है। हाउ टू होल्ड योर सिल्वरवेयर करेक्टली, आप देख रहे हो। अब इसने क्या किया हुआ है, लेफ्ट साइड से इसने फोक पकड़ा हुआ है और नाइफ को राइट साइड से पकड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम लेफ़्ट साइड से, मैंने अक्सर लोगों को देखा, वो कहते हैं इससे ज़्यादा इजीली कट जाता है कि आप फोक से राइट साइड से पकड़ते हो, होल्ड करते हो और लेफ़्ट साइड से उसको काटते हो। मेरे साथ भी यही था, मैं भी ऐसे ही करती थी। फिर मैंने सोचा कि यार मैं इसको ऐसे करके देखूं। मैंने लेफ़्ट साइड से फोक को जब प्रेस किया और इससे काटा तो वो ज़्यादा अच्छे से कट जाता है। तो ये ट्राई करके देखना। Okay, getting seated, never take your seat before being invited to do by your host. The gentleman should always help the lady be seated. Do not ever run around trying to help the person not sitting directly next to you. Always take your seat from left side of the chair. अभी छोटी छोटी चीज़ें जब आप बैठ रहे होते हैं तो उसके लिए इन्होंने आपको बताया है कि आपने कभी भी जो है ना अनइनवाइटेड कुर्सी लेके नहीं बैठनी, क्योंकि अब हर जगह पे तो नहीं, उन्होंने हो सकता है होस्ट को पता है उसने कहाँ पे किसको बिठाना है, आपके होस्ट को पता है उसका और भी कोई फॉर्मल गेस्ट आ रहा होगा, हो सकता है उसने मेन सीट उसको देनी और हम जाके वहाँ बैठ जाए, ना वो बेचारा रोकने जोगा ना उठाने जोगा। तो ज़रा थोड़ा सा ना वेट करना चाहिए कि वो आपको कहाँ बैठाता है। जेंटलमैन शुड ऑलवेज हेल्प द लेडी टू बी सीटेड, ऑफ कोर्स लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है। डू नॉट एवर रन अराउंड ट्राइंग टू हेल्प द पर्सन नॉट सिटिंग डायरेक्टली नेक्स्ट टू यू। ऑफ कोर्स कोई आपके साथ नहीं बैठा हुआ, ना ही उसने बैठना है, अब आप उसको हेल्प करें, इधर आ जाओ उधर आ जाओ, क्यों भाई, आप होस्ट हैं, आप होस्ट नहीं हैं। इतना कर्टियस आपने नहीं होना, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्टियस जब आप होते हैं ना तो फिर आपको लोग ईजी लेना शुरू कर देते हैं। जो होस्ट है उसको करने दें, उसको बताने दें। ऑलवेज टेक योर सीट फ्रॉम लेफ्ट। जब आप कहीं जाते हैं और बैठने लगते हैं
तो आपने राइट साइड से सीट को ड्रैग नहीं करना। आपने जब बैठना है तो आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, उसको फिर ड्रैग करेंगे और देन आप बैठेंगे। हाउ टू यूज नैपकिन बेटा, द मील बिगेन्स व्हेन द होस्ट और होस्टेस आर फॉलोइंग। वैसे इतना फॉर्मल हमारे यहाँ पे बिहेवियर होता नहीं है, बट फिर भी इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं जिसको हमने फॉलो करना है लाजमी। कहते हैं द मील बिगेन्स व्हेन द होस्ट और होस्टेस अनफोल्ड हिज और हर नैपकिन, मतलब वो खाना डाल लेते हैं, उसके बाद जब खाना खाने लगते हैं ना तो वो अपने नैपकिन को ऐसे झाड़ते हैं। दैट इज़ अ साइन दैट लेट्स स्टार्ट ईटिंग। लेकिन अब वो क्या करें, आपने खाना ही ना डाला और अगला फिर वो फोल्ड करके रख दे तो फिर क्या होगा। हमारे जहन में तो इस तरह की बातें आती हैं ना, बट इट्स ओके। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल जेस्चर दिया गया है कि आप अपने होस्ट को ज़रा देखें। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब होस्ट खाना खाना शुरू करे, आपने खाना बेशक डाल लिया है, लेकिन मैं आपको फॉर्मल एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ। आप ऑफिशियली कहीं बैठे हुए हैं और आपके बॉस ने आपको इनवाइट किया हुआ है। अब आपके बॉस और आप 5 से 6 लोग हैं, 10 से 12 हैं। अब आप वेट करें अपने होस्ट का कि वो खाना खाएं। जैसे वो स्पून लें तो बस इसका मतलब है नाउ यू आर रेडी टू हैव इट, ओके मूव ऑन, ठीक हो गया। दिस इज योर सिग्नल टू डू द सेम। पिक अप योर नैपकिन बाय कॉर्नर एंड लेफ्ट इट फॉल ओपन। ठीक है, अब उस वक्त जब वो खाना शुरू करेंगे तो उस वक्त अब आपने अपने नैपकिन को लेना है, उसको बिछाना है और अब आपने खाना खाना शुरू करना है। ऐसे ऐसे करके शेक नहीं करना आपने उसको। कुछ लोग करते हैं ना ऐसे करके फिर उसको खोलते हैं। आपने क्या करना है, अपनी लैप के ऊपर अपने उसको फोल्डेड नैपकिन को रखना है और नीचे ही उसको आराम से खोलना है और देन आपने उसको अपने ऊपर बिछाना है। डोंट क्लीन द कटलरी और वाइप योर फेस और नोज विद द टेबल नैपकिन। ऑफ कोर्स ये आपने कटलरी गंदी लग रही है तो उसे नैपकिन से साफ करना शुरू कर दिया, नहीं। द नैपकिन रेस्ट ऑन द लैप टिल द एंड ऑफ द मील। ये उस वक्त तक आपकी लैप पे रहता है या इधर टाई रहता है जब तक आप मील को एंड नहीं कर लेते। और अगर आपको बीच में कहीं वॉशरूम जाना पड़ जाए या आपके ऊपर कुछ गिर जाए और आपको साफ़ करने के लिए जाना है, क्योंकि ब्रेक नॉर्मली इसी टाइम पे लेते हैं, तो फिर उस वक्त आपने अपने नैपकिन को एक ख़ास शक्ल में रखना है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी आगे। If you excuse yourself from the table, loosely fold the napkin and place it to the left or right of your plate. Never place your napkin on your chair. Of course, आप अपनी चेयर के ऊपर तो नैपकिन को रख के नहीं जाओगे ना। अच्छा, अब wrong and right way of placing napkins while fine dining. वो देखें, वो तो नहीं आप कर रहे ना। ऑफ कोर्स अब ये जो नीचे वाले दो हैं ना, आपने उसको किस तरीके से, ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, इस तरीके से आप अपने नैपकिन को ले सकते हैं। When to start eating food, wait until all are served at your table before beginning to eat. When your host and hostess picks up their forks to eat, then you may eat. ब्रेकफास्ट टेबल सेटिंग, वो हमने जो पहले देखी थी ना, वो हमारी लंच टेबल थी। ये अब ब्रेकफास्ट टेबल कैसे आपने करनी है, क्योंकि उसमें तो चाय भी होगी ना, तो चाय को आप पहले रखेंगे और ग्लास जो पानी के उसको आपने उसके आगे रखना है राइट साइड पे। और ये देखें, स्मॉल प्लेट इज़ देयर और लार्ज प्लेट इज़ है, मतलब यहाँ पर अगर कोई बटर वगैरह है तो वो आप यहाँ पे प्लेस कर दें और बाकी की प्लेट जो बड़ी वाली वो आप यहाँ पे रखें। और ये नैपकिन के ऊपर आपने रखना है फोक। ये कैजुअल लंच टेबल सेटिंग दोबारा चेक कर लें। आम ट्रॉली भी अगर आपने लगानी है तो ट्रॉली लगानी भी आपको आनी। हो सकता है कल तुम लोगों को ससुर को नाश्ता देना पड़ जाए, ठीक है, बड़े हो जाओगे तो आप बड़े तो हो गए हो, बाबा को नाश्ता देना पड़ जाए तो तुम्हें तमीज़ होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए यार हमने बच्चे के ऊपर पैसे लगाए तो उसको तमीज़ भी आई है, ठीक है। कैजुअल एंड फॉर्मल डिनर टेबल सेटिंग, ये आपको इजीली गूगल से मिल जाएंगी, ठीक है, आप लोग निकालना ज़रूर। ग्रीटिंग्स व्हेन मीटिंग समवन, राइज इफ़ यू आर सीटेड। ऑफ कोर्स जब आप कहीं गए में और कोई आता है बड़ा आ गया है तो, और समटाइम्स ये भी होता है कि होस्ट ज़रा लेट आता है और या घर का कोई बड़ा है जो वो लेट आ रहा है, तो आपको खड़े होना है अपनी सीट पे उनको वेलकम और अस्सलाम वालेकुम करने के लिए। स्माइल एंड एक्सटेंड योर हैंड, हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे, पूरा जबड़ा खोल के नहीं स्माइल करनी शुरू कर दी कि तुमसे ज़्यादा किसी को खुशी नहीं है उनके आने की। थोड़ी स्माइल के साथ, डिसेंट वाली स्माइल। और उसके बाद आपने अपना हाथ बढ़ाना है, लेकिन छुड़ाने के लिए बढ़ाना है, ऐ नहीं कि हाथ ही फाड़ लेना है। और मैंने कुछ लोगों को देखा है हाथ पकड़ के, अब वो जब तक आप उनका पूरा हाल नहीं पूछ सकते वो आपका हाथ नहीं छोड़ते। तो अब तो गर्मी इतनी है ना, अब तो हम इतना नहीं कर सकते, यू नो।
Handshake should be firm and held for 3-4 seconds. Introduce yourself. अब आप अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो फिर अब आप उसको अपना इंट्रोड्यूस करवाएंगे. Before dining, personal preparations. If you are the host, make sure that is everything important available on dining table like water, tissue paper, etc. समझ गए हो? ठीक है जी. Plates and glasses have been distributed. ये चेक कर लें हर जगह पे सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है. ऑल हैव सीटेड, सब लोग बैठ गए हैं, उनकी जगह है प्रॉपर. योर हैंड्स आर क्लीन. अब आप सर्व करने लगे तो क्या आपके अपने हाथ साफ सुथरे हैं? नाउ रिसाइड बिस्मिल्लाह एंड स्टार्ट फूड. ये ज़रूर क्या करो, बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करो. बड़ा फॉर्मल और बड़ा ही खूबसूरत लगता है. ठीक है, कभी भी अपने घर मेहमान बुलाए हैं ना, किसी बच्चे को कह दो, ये बच्चे की भी तरबियत है, उसको को बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो, सबने खाना खाना है. मुझे आज भी याद है मेरे भाई को मेरी अम्मी ने नियत सिखाई थी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मुसलमान बनाया और हमें अच्छा अच्छा खाना दिया. आमीन सुम आमीन. इसमें सब आमीन कहते थे. वो बहुत छोटा सा था और उसके बाद उसकी इतनी आदत हो गई थी कि हम कभी भी किसी के घर जाते थे तो वो कहते थे कि शेरी शेरी चलो दुआ करो. तो वो इतना क्यूट सा एक जेस्चर था ना. तो ये बच्चों को इस तरह की दुआ सिखानी चाहिए. हम लोग वी आर गेटिंग अवे ऑफ दीज थिंग्स ना, तो इसीलिए मुझे लगा इस पर मुझे बात करनी चाहिए. ओके, ईटिंग मैनर्स में ईट टू योर लेफ्ट, ड्रिंक टू योर राइट, स्टार्ट विद द नाइफ, फोक और स्पून दैट इज़ farthest from your plate. It is never acceptable to ask other person that why they have not eaten all food, या उन्होंने इतना ज़्यादा क्यों नहीं डाला, और डाल लो. किसी की प्लेट पे देखना मैनर्स नहीं है. एक तो होता है ना, आप होस्ट हैं, आप देख रहे हैं कि सबने खाना डाला है कि नहीं डाला. अगर आपको लग रहा है ना कि किसी ने नहीं डाला हुआ तो आप उसके आगे खाना सर्व करें, बजाय सबके सामने आप उसको कहें कि आपने ये नहीं डाला, आपने वो नहीं डाला. कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो ये मैनर्स के ख़िलाफ़ है. डोंट करेक्ट अदर्स इफ़ दे आर नॉट यूजिंग प्रॉपर एटिकेट्स. आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है. यू आर नॉट मदर. अगर आपने किसी को एटिकेट सिखाने हैं ना तो किसी और टाइम पे और पर्सनली अलग से इंडिविजुअली. ये नहीं कि 4 बंदों के सामने उसको बता रहे हैं ऐसे नहीं खाते ऐसे खाते. इवन के बच्चों को भी ऐसे आपने ह्यूमिलिएट नहीं करना कि कैसे खा रहे हो, ऐसे नहीं खाते. जब वो अपने स्मूथ टाइम में आपके पास, उसको उस वक्त सिखाएं. अपने छोटे बहन भाई को उस वक्त सिखाएं कि आप उस वक्त ना ये मिस्टेक कर रहे थे, आपने ना आइंदा ऐसे नहीं करना. सॉफ्टली बात करें, प्यार से, वो समझ जाएगा. वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो मार धाड़ और बदतमीज़ी से समझते हैं, लेकिन ये कि पहले आप खुद तो रोल मॉडल बन जाएं. और ये भी हो सकता है कि आप उसको ये कहीं खाते हुए कि देखो मैं तो ऐसे खाऊंगी, मैं तो ऐसे ज़्यादा अच्छी लगूंगी खाते हुए. तो आपका जो बिहेवियर है ना, वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कि आप किसी को अगर कुछ सिखा रहे हैं तो फिर आप तमीज़ से और प्यार से सिखाएं, और अपने इंडिविजुअल टाइम, उसका और आपका जो पर्सनल टाइम है ना, उस पर सिखाएं. डोंट पोर मोर. और ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि जब कुछ इस तरह का ऑर्डर करते हुए भी देखें, जिस तरह कोई चीज़ें होती हैं ना खाते हुए जो मुश्किल होती हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड्स हो गए या वो हो गए वेफर टाइप चीज़ें हो गई, इस तरह की चीज़ों को ऑर्डर ना करें. क्योंकि फॉर्मली इस तरह की चीज़ों को खाना इतना मेस हो जाता है, खाने वाला भी शर्मिंदा होता है. तो खाना सेलेक्ट करते हुए भी आपको मेन्यू सेलेक्ट करते हुए बहुत स्मार्ट हैंड करना है. Avoid eating the dish or order that need to be eat more carefully like water, liquids and hard etc. ठीक है जी. Wafers, sorry, I'm sorry. So don't pour more में भी ये कि इतना ज़्यादा मत डालें, ये मिस बिहेवियर में आता है. थोड़ा थोड़ा डालें, थोड़ा थोड़ा खाएं, फिर जब वो डाल के खा लें तो फिर और डाल लें. Never speak with food in your mouth. Use fingers for signal of wait. I will sorry ये क्या है? Use finger for सिग्नल ऑफ वेट के इंतज़ार करो. मेरे मुंह में नवाला है, मैं आपसे बात करता हूँ 1 मिनट. ठीक है. स्पीक शॉर्ट. जिसका हमने भी बात की कि ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब आपने खाना खाना है तो कोई टॉपिक ऐसा लेंथी नहीं सेलेक्ट करना. अब तो कोशिश करना खाना खाते हुए ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब गैदरिंग हुई होती तब बोलना तो पड़ता ही है. तो बस कोई इतना ना हो कि जिसमें कोई दास्तान ही सुनाना शुरू हो जाए. उसका भी खाना अवॉइड हो, यार आप भी बेचारे परेशान हो जाए, खाऊँ कि ना खाऊँ, इसकी सुन लो पहले. ठीक है, तो ये वाला काम नहीं करना. वॉइस शुड बी सॉफ्ट. अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो फिर ज़रा हल्की हल्की बात करें आपस में. चूज़ प्लेजेंट कन्वर्सेशन टॉपिक्स. लुक 50% वाइल स्पीकिंग, लुक 70% वाइल लिसनिंग. ये बेटा रूल है 50-70 का.
कि आपने देखना कैसे है। जब आप किसी के साथ बात करें तो 50% आपने उसकी तरफ देखना है, मतलब उसकी आंखों में 50% देखना है। और जब आप उसको सुन रहे हैं तो फुल बॉडी लैंग्वेज आपकी उसका साथ देनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। उस वक्त वो कहते हैं आपको 70% लिसनिंग के टाइम पे उसको सुनना है। इंटरप्ट ना करें। खाना खाते हुए अगर दो लोग आपस में कोई बात कर रहे हैं ना, तो आपको बीच में ना कोई ज़रूरत नहीं इंटरफेयर करने की। लेट देम स्पीक। अगर आपका टॉपिक नहीं है तो आप बीच में सिर्फ ये शो करने के लिए कि आप भी हैं, तो उसके बीच में इन्वॉल्व ना हो। इससे आपका ना लेस कॉन्फिडेंट शो होगा। आप चुप रहें, अगले ने इन्वॉल्व नहीं किया, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। अगले बंदे को बात ख़त्म करने दें। जिस वक्त आप खाना खा रहे हैं, ये नहीं कि आप भी खाना खा रहे हैं, वो भी खाना खा रहा है और वो बोल रहा है, अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई और आप उसको टोक रहे, नहीं पहले मेरी सुन लो, मैं तुम्हें बताऊँ। हाइपर नहीं होना, इससे भी कॉन्फिडेंस आपका लेस शो होता है। अवॉइड स्पिट स्प्रे वाइल टॉकिंग। सॉरी, किसी को समझ आई मैंने क्या कहा है? कुछ लोग बोलते हैं ना, कहते हैं बोलते हुए ना मुंह अपना पीटा करते हैं। मैंने बचपन में ये वर्ड सुना था। ये क्या है? इससे आपने जो आपका सलाइवा है उसको कंट्रोल कर लिया है। करें सारे। आपको नहीं पता चलता, आप दिन में कई बार अपना सलाइवा कंट्रोल करते हैं। अगर हम ना करते होते ना ऑटोमेटिकली, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सिफ ना रखी होती तो इस वक्त हम सारे एक दूसरे के ऊपर स्प्रे कर रहे होते। तो जो लोग नहीं करते या जिनको कोई थोड़ा सा मेडिकल इशू होता है सलाइवा का, तो वो बात कम करते हैं, स्प्रे ज़्यादा करते हैं। दूसरा, हमेशा बात करते हुए बॉडी जेस्चर में हमने पढ़े डिस्टेंस क्रिएट करें, ताकि अगर आपको ये मसला है भी ना तो आप दूसरे की प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। The host will signal the end of the meal by placing his or her napkin on the table. At the end of the meal, leave the napkin semi-folded at the left side. बेटे वो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, अगर आप लोग देख सकें, ठीक है। अपनी लेफ्ट साइड पे आपने प्लेस करना है इस तरह से। जो मिड वाला पार्ट होता है ना उसका नैपकिन का, उसको आप उठा लेते हैं ऐसे और बाकी को आप इस तरीके से साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि अब आपका खाना एंड हो गया। द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ डाइनिंग, ये सीखो। CSS किसने करना है? किसी का इरादा है? इंशाल्लाह आप लोग ये रूल सीखो। वहाँ पर तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन उधर जाने से पहले आपके इंटरव्यू में ना आपकी ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाएंगी। आपको खाने में मैनर्स कैसे हैं, आप उठते बैठते कैसे हैं, आप कपड़े कैसे पहनते, सब चीज़ें। ठीक है जी। स्टार्ट, पॉज, नेक्स्ट डिश, एक्सेलेंट, डिड नॉट लाइक, हाय हाय, ये कोई करेगा? फिनिश्ड। रिमेंबर, बीइंग अ पर्सन आई विल प्रेफर दैट माई अटेंशन शुड बी फोकस्ड ऑन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी और इन फ्रंट ऑफ मी, रादर देन उसकी प्लेट या उसकी हरकतें, कि मैं देखूँ कि उसने खाना कैसे खाया। और ये कब होगा? जब कोई मेरे सामने वाला थोड़ा सा मिसबिहेव करेगा, ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान या तो उसकी प्लेट पे जाएगा, उसकी हरकतों पे जाएगा, उस पे नहीं जाएगा। तो बीइंग अ ट्रेनर मैं अपने बच्चों को इस प्रेजेंटेशन के थ्रू ये सिखा रही हूँ कि आपने कोशिश करना है कि सामने वाले का भी फोकस वाइल मीटिंग आपके ऊपर रहे, आपकी हरकत पे और आपकी प्लेट पे ना रहे। आपने इतना प्रोफेशनल बनना है, क्योंकि मिस्टेक तो एक होती है ना, बार बार हो तो वो मिस्टेक नहीं होती। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो होता है जब आप खाना खाते हैं किसी के साथ। तो ये चीज़ आपने अपनी बहुत ज़्यादा जो है ना करनी है, क्या ट्रेन करनी है। ठीक है जी। अब कुछ रिलेटेड टू क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछें। हैं बेटे? अच्छा, अब आप मुझे बताएं, लास्ट टाइम आप सबको मेरा मैसेज मिला था कि आप लोगों ने आज कैसे ड्रेसिंग करके आनी, आज हमारा लास्ट सेशन है, ऐसे ही है ना? अच्छा, आप बेटे आप आगे आओ। हेल्प। बेटे आपने ना मेरी सारी बच्चियों में से, मैं आपको रूल बताती हूँ, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। हेड टू टो सेम कलर होना चाहिए, ड्रेस सॉलिड कलर का होना चाहिए, ज्वेलरी पर्ल्स की होनी चाहिए और मेकअप सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसी बच्चियों को ना यहाँ पर लेकर आएँ। आपको देखना है, ठीक है? देख लें आप। सॉलिड कलर का ड्रेस होना चाहिए, नो प्रिंट नो डिज़ाइन, पर्ल्स की ज्वेलरी होनी चाहिए। कौन?
आपको लग रहा है कि ये सॉलिड कलर के ड्रेस में ओवरऑल दुपट्टा जो है वो प्रिंटेड है ना? जिस बच्चे ने इस तरह की ड्रेसिंग की हुई है जो मैंने बताई है वो हाथ खड़ा करें। प्रिंटेड कपड़े नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, सर से लेके पाँव तक। ज्वेलरी मिनिमल होनी चाहिए। तो आप बेटे खड़े होके इधर आओ। बेटे जिसने हाथ खड़ा किया वो प्लीज़ इधर आए। आ जाओ, आपने हाथ खड़ा किया है। बी कॉन्फिडेंट। आपका भी बहुत जो है वो अच्छा, माशाल्लाह, आपका भी वेरी नाइस। बस एक एक चीज़ है जो तुम लोग मिस कर गए हो। आपके शूज़, आपके साथ वाले बच्चे के, आपके शूज़ आपके ठीक है। आ जाओ बेटे, आ जाओ, बी कॉन्फिडेंट। आई शदके, वाजी वाह, ये तो बड़े पारे पारे ड्रेसेस पहन कर आए हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसको पर्सनल लेना है तुम लोगों ने, माइंड करना है कि तुम लोगों को मेरी बात बुरी लगे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोगों ने माइंड नहीं करना, ठीक है? अब यहाँ पे जूते देखो सब लोग। अब अगर बिल्कुल प्रोफेशनली ड्रेसअप हो, बिल्कुल प्रोफेशनली ड्रेसअप हो, लेकिन पता है क्या मसला है? एक तो इयररिंग्स आपके पर्ल्स के नहीं है, आपके ठीक है। आपने बेटे क्या पहना हुआ है? आपने तो वैसे भी स्कार्फ लिया हुआ है ना, तो आपका नज़र नहीं आ रहा। आपका सिर्फ एक फ्लॉ है, आपके शूज़। आपका भी एक फ्लॉ आपके बाले और आपके शूज़। आपका सिर्फ एक फ्लॉ है आपके जूते, देयर इज़ अ शाइन लेयर। और आपके भी जूते। ये जूतों को तुम लोगों ने इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर लिया है? क्या किया है? हाँ, जूतों पे आके मार खा गए हो और इतने प्यारे लग रहे हो। भाई किधर है अली भाई? उनसे कहो मेरे बच्चों की पिक्चर तो लें। बच्चों ने बहुत अच्छी जो है ना वो कोशिश की है। वेरी नाइस। अच्छा, तुम पांचों फ्रेंड्स हो, या इनके लिए ना क्लैपिंग होनी चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर रही हूँ। आप लोगों ने वाकई बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको कैरी किया हुआ है। वंडरफुल। अच्छा, और मैं आपकी मैंने पिक्चर लेनी है, आप लोग इधर ही रहो। वेरी नाइस। आपका भी बेटे अच्छा है। बस एक दुपट्टा जो है ना ये आपको प्रिंटेड नहीं लेना था, इसको ओवरऑल आपने आइंदा से प्लेन में रखना है, ठीक है? सॉलिड कलर पूरा। जूते बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपका भी बेटे बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। जूतों के साथ काफ़ी हो गया ना, क्योंकि जूतों की दफ़ा हम आके कहते हैं कि थोड़ा इजी भी होना चाहिए बंदे को, ऐसा ही है ना? यू आर वेरी नाइस, माशाल्लाह। और भी इधर बच्चे मुझे दिखाएं, आगे हो के देखो। नाइस ड्रेस, शाबाश, वेरी गुड। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ड्रेसअप किया। चीज़ों में टाइम लगता है, वो इसमें कोई मसला नहीं है। बेटे आप लोग भी मुझे अपने शूज़ दिखाओ, आप लोगों ने कौन से शूज़ कैरी किए? ठीक है, हो गया। पिक्चर ले लिए भाई, बच्चों की अच्छी से पिक्चर ले ली है। थैंक यू मेरे बच्चों, बहुत अच्छी आप लोगों ने कोशिश की है। ज़बरदस्त, वेल डन। एक दफ़ा फिर क्लैपिंग होनी चाहिए। बेटे आप इधर आ जाओ। बेटा आप भी आओ इधर, आप भी आओ, आप भी आओ बेटे, आप भी आओ। वेरी नाइस, कीप इट अप। बेटे आप जाओ। अच्छा बच्चों, अब सारे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, बेटा आप भी आओ, आप भी आओ। जी जी जी। अच्छा, अब आप सबके सामने ना ये बच्चे खड़े हुए हैं, आप सबको नज़र आ रहे? अब ये सारे जो बच्चे हैं ना, इनकी वैल्यूएशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे हिसाब से कौन सा बच्चा कितना प्रोफेशनल लग रहा है और किस बच्चे ने कोई एक आधी मिस्टेक कर दी है, ठीक है? यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों की जो मिस्टेक है ना वो शूज़ है, ठीक है? जो शूज़ है ना उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। यू आर लुकिंग वेरी प्रोफेशनल, ठीक है, लेकिन क्या है कि जो आपने ये लूज़ बेल बॉटम पहना हुआ है ना, इसकी वजह से ना ये प्रोफेशनल नहीं रहा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वैसे ओवरऑल आपकी घड़ी, आपका जो आपने चेन पहनी हुई है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट ये जो ट्राउज़र और ये जो शूज़ है ना, इसकी वजह से एक इशू आ रहा है। बट इतनी अच्छी आपने ड्रेसिंग की हुई आज, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए प्लीज़।
अब बेटा आपका नाम क्या है? रिदा। रिदा, आपका बहुत शुक्रिया बेटा, आपने कोशिश की है और आपने आइंदा ऐसी कोशिश करते रहना है, क्योंकि मुझे पता है वार्डरोब चेंज करना ना कोई आसान काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। मुझे सादिया कह रही थी कि मैम ये बड़ा मुश्किल टास्क है, मैंने उसे कहा नहीं बेटा हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करके देखेंगे तो कामयाब होंगे। तो अब आपने आइंदा से जो मैंने आपको कहा ना, एक तो बंद जूते, इसके साथ आप ब्लैक शूज़ भी पहन सकती थी, वाइट पहनती तो वाइट शूज़ पहन लेती। तो बस ये 2 मिस्टेक्स की वजह से ना हम इसको प्रॉपरली नहीं समझते कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप बेटा आ जाओ, सीट पे बैठो। अब आप लोगों ने भी कोशिश करना है कि इसी तरह स्टेप फॉरवर्ड करें और इसी तरीके से ड्रेसअप अपना चेंज करना शुरू करें। द वर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? अच्छा, अब पर्पल ड्रेस। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त आपने अच्छा काम किया है, ज़बरदस्त है, फ़ाइन, ठीक है, शूज़ भी ड्रेस भी। लेकिन क्या है कि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हम कहते हैं कि कोई फूल बूटा नहीं होना है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला है, ये तुम्हारी सिग्नेचर लुक बन गई है। आप ये ऑफिस में पहन सकती हो, लेकिन जो पावर लुक है ना, ये वो नहीं है। पावर लुक में देयर इज़ नो प्रिंट, कुछ भी नहीं है। सेल्फ प्रिंट में भी कोई फूल ना हो, मतलब उसे चेक हो जाए, लाइंस हो जाए, और वो भी सेल्फ में हो। तो आपके लिए भी क्लैपिंग बनती है बेटा। नाम क्या है? ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा ने बहुत अच्छी कोशिश की है, आप लोग देखें उसका अटायर जो है बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन एक हल्की सी मिस्टेक है, बिल्कुल हल्की सी। ज़ेबुन्निसा वेल डन, और आगे से अब आपने इसको कंटिन्यू करना है, आहिस्ता आहिस्ता टोटली इसको प्लेन की तरफ ले आओ, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मुझसे मिलना है, लाजमी मिलना है। एक बड़ा गिफ्ट आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? जिस जिस बच्चे को मैंने अभी बुला के कहा है, वैसे मेरे सारे बच्चे, आप मुझे अपनी एक पिक्चर भेजें, मुझसे फाउंडेशन में मुलाकात करें, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी मैं, ठीक है? अब मैं इंतज़ार करूंगी तुम लोगों की कॉल का। सादिया, आप इनके साथ मेरी डिटेल्स शेयर करना। बेटा आप आ जाओ, इनके लिए बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए, तुम लोगों की क्लैपिंग एप्रिसिएशन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है, यू नो, सारे बच्चों ने इतना प्रोफेशनली गेटअप किया हुआ है, लेकिन कोई एक आधी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यार ये फ्रेश, ये थोड़ा मसला हो गया। बेटे साथ साथ हो जाओ। अच्छा बेटा, अब आप, इतना ज़बरदस्त कलर तुमने सेलेक्ट किया, इट्स अ पावर कलर, तुम्हारी ओवरऑल ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बस एक मसला पता है क्या आ रहा है? शूज़। अच्छा, अब ये बंद भी हैं, लेकिन आगे से जो टो ओपन शूज़ होते हैं ना, इससे प्रोफेशनलिज्म हर्ट हो जाती है, समझ रहे हो? उसमें वो जो आपका एक जेस्चर होता है ना, कि मैंने फ़ौरन देखते मुझे ना तुम्हारे पाँव का अंगूठा नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या होगी? क्रिएट डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारे इयरिंग्स भी इतने प्रोफेशनल, तुमने पर्ल्स पहने हैं, तुम ओवरऑल जो मैंने तुम्हें कहा था सर से लेके पाँव तक सेम कलर होना चाहिए। नाम क्या बेटे? मीरब। मीरब ने इतनी अच्छी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है, एक छोटी सी मिस्टेक है बस, बाकी इसके लिए बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि वंडरफुल, कीप इट अप। आओ बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है एक इशू, यहाँ पे इशू ये कि बिल्कुल सॉलिड कलर है, परफेक्ट है, सर से लेके पाँव तक सेम है। मैं इसको कैजुअली अगर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में देखूंगी ना, तो मैं कहूँगी कि ये जो है ना वो है प्रोफेशनल, लेकिन पावर लुक नहीं है। अगर ये इसके साथ ब्लैक हील्स होते और इसके ऊपर ये ना होते दुपट्टे के ऊपर, तो हम कहते कि हाँ ये सॉलिड पावर लुक है। अभी ये है अच्छी प्रोफेशनल लुक, लेकिन जो एग्जैक्ट हमें चाहिए था ये वो नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या है कि इतनी अच्छी आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी की है, इतना ज़बरदस्त मेकअप आपने किया है, वेरी प्रोफेशनल, नो मेकअप लुक, और एट द सेम टाइम आप बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत फ्रेश लग रहे हो। ऐसे नहीं लग रहा कि अगर आप ऑफिस में आओगे इस हाल में तो आपको लगे आप थके हुए हो। तो बेटा आपके लिए भी बहुत क्लैपिंग है। मैं सत्या, आपका नाम क्या है? मरियम। बस मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा, आपने मुझसे फाउंडेशन में मिलने आना है, ठीक है? आपके लिए गिफ्ट वेट कर रहा है, प्लीज़ तालियां बेटा। बेटे आप तीनों बीच में आ जाएं। अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ बेटे, देखो अब आपका जो है ना, आपने ये जो पेंडेंट पहन ली है, इस पेंडेंट को आपको उतारना पड़ेगा। इस पेंडेंट को उतारो।
देखो, अगर तो तुमने किसी मॉर्निंग शो में जाना है, या तुमने किसी लाइमलाइट में जाना है, या तुमने सोशल गैदरिंग में जाना है, इस तरह का पेंडेंट आपके पर्स में पड़ा होगा, तो आप ऑफिस से निकलते हुए ये पेंडेंट पहनोगे तो आप एकदम से एक सोशल लुक में आ जाओगे। ये जो अटायर है ना, ये है प्रोफेशनल लुक। बेटा, आप तीनों के लिए मैं बहुत शाबाश कहूँगी। आप नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज्वेलरी को और मिनिमल करें। आपके कान से नीचे इयरिंग नहीं जाना चाहिए, इसको आप पर्ल्स करें। बाकी आपकी ओवरऑल लुक इज़ परफेक्ट। जैसे मैंने कहा था कि सर से लेके पाँव तक कलर सेम होना चाहिए। बेटा, गिफ्ट्स लेकर आए हो? अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि जो मेरे बेस्ट ड्रेस्ड बच्चे होंगे आई विल गिफ्ट देम। तो अब मेरे पास ये छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। इट इज़ अ लिटिल टोकन ऑफ लव फॉर यू। वेरी नाइस, क्लैपिंग। अच्छा, अब मैं चाहूँगी कि जिस बच्चे को भी गिफ्ट मिला है ना, तो वो थोड़ा सा ना हमें अपने बारे में ये बताए कि आज ये अटायर कैरी करते हुए आपने क्या सोचा था, और आपको जो मैसेज मिला था उसको आपने इतना सीरियस लिया है। तो आपने अटायर ड्रेसअप होते हुए आपको कितनी कोशिश करनी पड़ी। ये ड्रेस आपने स्पेशल बनाया है कि आपके पास अवेलेबल था? ठीक देख रहे हो आप लोग इसका अटायर, है ना? बेटा, आप आ जाओ। अच्छा, अब ये आप पहले मुझे ये बताओ ना, ये जो कार्ड आपने गले में पहना हुआ ये क्या है? यूनिवर्सिटी का कार्ड। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो? आज सबके लो भी, इसके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि जो चीज़ मैं इस वक्त आपको दे रही हूँ ना, आपके पूरे अटायर में एक ज्वेलरी का मैंने आपको कहा है, ये ना एक पर्ल्स की ही ज्वेलरी है। आप नेक्स्ट टाइम जब मुझसे मिलने आएँ तो सॉलिड कलर के ड्रेस में जब आएँ तो उसके साथ आपने ये पर्ल्स का सेट पहनना है। ये पर्ल्स का नेकलेस और पर्ल्स के टॉप्स हैं, ठीक है। I try to add value in your wardrobe. Thank you so much. Have a seat, please. अच्छा, अब बेटा आपका तारुफ? Rimsha Salim from University of the Punjab, Institute of Applied Psychology. Very nice. Actually, I was not feeling well today. That's why. ओह सदके, कोई बात नहीं, ये गिफ्ट ले ले बेटा। ओह सदके, भाई क्लैपिंग होनी चाहिए, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने देखा है अटायर इन बच्चों का? सब बच्चे बड़े अच्छे ड्रेसअप होके आए, लेकिन किसी ने एक आर्टिकल से और किसी ने एक आधे ऑर्नामेंट से और दो चीज़ों से मार खा ली। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप लोग कोशिश करें, अगर मेरे से मुलाकात आपकी हो सके और यहीं पे हो सके तो आप मेरे से, आप सादिया से कीजिएगा, टाइम फिक्स कर लें और आप लोग ज़रूर मुलाकात के लिए आएँ और मुझे बताएं कि आप लोगों ने कब आना है। और जिस अटायर में मैंने आपको कहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देखना चाहती हूँ। एक्चुअली वो मेरा ड्रीम था कि मैं लास्ट स्टेप देखूं कि मैंने बच्चों को ट्रांसफॉर्म किया या नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है आज का जो मेरा सेशन है आप लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया होगा। कुछ माइंड किया तो मुझे बता दो, नहीं किया ना? मेरा बहुत प्यार है सब बच्चों के लिए, आप सब बच्चों के लिए जो स्टेज पे आए, ख़ास तौर पे आप लोगों ने बहुत हिम्मत की है, बहुत हिम्मत की है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत तरक्की दे। और मैं दुआ करती हूँ कि कल कहीं फ़ख्र से खड़े होकर मैं सुन रही हूँ कि मेरे बच्चे कह रहे हैं कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में समन असद का बहुत हाथ है। थैंक यू मेरे बच्चों।